गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद कहेंगे आपको नया दिन में। मैं हूँ आपकी मेज़बान महक असलाम। नया दिन है, नई सुबह, बहुत कुछ नया करने का अज़्म है। आज बहुत सारी नई नई बातें हमने आपसे करनी है, बहुत सारे नए मौज़ूआत हैं जिन पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। कुछ पुरानी खबरें हैं जिनमें नई डेवलपमेंट होती है, यानी कुछ सियासी खबरें हैं, क्योंकि हमारा जो सियासी माहौल है ना, उसमें लम्हा ब लम्हा जो है वो हर वक्त कोई ना कोई डेवलपमेंट होती रहती है। सो जो कल की सियासत थी उसमें आज क्या डेवलपमेंट है वो आज हम आपको बताएंगे। अच्छी अच्छी बातें आपके साथ करेंगे। प्रोग्राम का आगाज करते एक अच्छी बात से। रुतबा एजाज़ात समेटने का नहीं बल्कि उनके काबिल होने का नाम है। अल्लाह ताला अगर आपको कोई रुतबा देता है, अगर अल्लाह ताला आपको किसी एजाज़ से नवाजता है, अगर आपको किसी की ना किस्मत बड़ी अच्छी होती है, कहते हैं ना, या तो लक या फिर आपकी मेहनत। और अगर आपको लकीली कोई चीज़ मिल जाती है ना, तो अपने आप को उसके काबिल बना लें। ये ना हो कि आपको कोई चीज़ मिल गई है, आपको कोई रुतबा मिल गया, कोई एजाज़ मिल गया और लोग कहें कि यार इसको ये सीट मिलनी नहीं चाहिए थी, ये सीट के काबिल नहीं है। अपने लिए ऐसे अल्फाज जो है जब आप सुनेंगे ना तो नागवार गुजरेंगे। तो बजाय इसके कि आप अपने लिए ऐसे अल्फाज सुने, आप अपने आप में वो तब्दीली ले आएँ या अपने आप को उस काबिल कर लें। मैं मेंशन नहीं करूँगी, हमारे बहुत सारी बड़ी बड़ी सीटों पर बहुत सारे ऐसे लोग बराजमान रह चुके हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी बातें की हैं, तब्दीलियों की बड़ी बड़ी बातें की हैं, अच्छी अच्छी चीज़ों की, लेकिन वो हुई नहीं है। अल्लाह ताला ने उन्हें रुतबा ज़रूर दिया, उन्हें मौका ज़रूर दिया, उन्हें एक अच्छा एजाज़ भी मिला, लोगों में उन्होंने बड़ा फेम भी पाया, लेकिन अपने गलत फ़ैसलों की वजह से और इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हुए कि बस मुझे ये कुर्सी मिल गई है तो बस अब जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। शायद वो बहुत कुछ कर सकते थे लेकिन वो इतना कुछ नहीं कर सके, तो वो फिर उनसे चीज़ छीन ली भी जाती है। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, टॉप स्टोरीज़ का जिक्र करेंगे। पाकिस्तान और अलियाती फ़ंड के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। IMF मिशन के सरबराह ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अज़्म ज़ाहिर किया है। दूसरी जानिब जो है हम देख रहे हैं कि बैनुल अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी है। रेटिंग एजेंसी ने पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मुश्किलात की निशानदही की है। रिपोर्ट में ये कहा गया है कि IMF का कर्ज बैनुल अक़वामी अदायगियों के दबाव को कम करेगा। रुपए की कदर में गिरावट से महंगाई बढ़ेगी। प्रोग्राम में IMF प्रोग्राम और मुल्की मईशत पर हम डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि IMF का जो प्रोग्राम है वो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है। और ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जो गुज़श्ता गवर्नमेंट है उसके कुछ ऐसे मुश्किल मुआशी फैसले हैं जिसने इस वक्त हमें बड़ी मुश्किल में डाल दिया है। तो किस तरह से इस भंवर से निकला जाएगा, आज हम प्रोग्राम में इस पर बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह सिक्योरिटी सूरत हाल और पेशावर धमाके की तहकीकात से मुतालिक ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल का जायज़ा भी लिया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा मुल्क में कहीं बर्फ़बारी का सिलसिला है और कहीं हम देख रहे हैं कि बर्फ़बारी नहीं हो रही। किस शहर का मौसम कैसा है, क्योंकि लाहौर में बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है, पंजाब जो है सर्दी की शदीद लपेट में, लेकिन मुझे लग रहा है कि कराची में सर्दी कदरे थोड़ी कम हो गई है, यानी कराची में सर्दी का जोर मुझे लग रहा है कि टूटना शुरू हो गया। अच्छा, पता नहीं ये जो मुझे लग रहा है बिल्कुल ठीक है या सिर्फ मुझे वाकई ऐसा लग रहा है। आज हम महकमा मौसमियात से जानेंगे कि आगे आने वाले दिनों में जो कराची का मौसम है, जो पंजाब का मौसम है, नॉर्दर्न एरियाज़ का मौसम है, कैसा रहेगा। इसके अलावा चावल दुनिया की ज़्यादातर आबादी के लिए सबसे अहम खुराक है, लेकिन इससे सेहत कितनी मुतासिर होती है या आगे चल के हम बात करेंगे। अब आप कह रहे होंगे कि चावल आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। मैं ये बात नहीं कर रही हूँ, किसी भी चीज़ की जब एक्सेस ज़्यादा हो जाती है आपकी बॉडी में तो वो आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो जाती है। इसी तरह जो लोग डेली बेसिस पर चावल खाते हैं, वो चाहे ब्राउन राइस हो, चाहे वो वाइट राइस हो, वो किसी भी आप तरह से चावल का इंटेक कर रहे हो, जब वो ज़्यादा हो जाता है, अनलिमिटेड हो जाता है, तो वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। क्यों अच्छा नहीं होता, कितनी मिकदार में आपको चावल का इंटेक करना है, कितने दिनों बाद करना है, क्या डेली बेसिस पे आप कर सकते हैं, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इसके अलावा सर्दियाँ जब आती हैं ना तो हमें अक्सर ही सुनने को मिलता है, मेरी तो अम्मी ज़रूर कहती हैं कि जी गाजर का जूस पिया करो, गाजर का हलवा खाया करो। गाजर के हलवे भी दो तरह के होते हैं, एक होता है जी गजरेला, एक होता है जी भुना हुआ गाजर का हलवा। दोनों ही बड़े पसंद किए जाते हैं। तो गाजर कुदरत का एक अनमोल तोहफा है जो इंसानी जिस्म के लिए मुफीद ग़ज़ाई अनासर से भरपूर है। प्रोग्राम में आज हकीम शाह नज़ीर हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे हम बात करेंगे गाजर के फ़वाइद के हवाले से। अच्छा, कुछ लोग दूध और गाजरें भी खाते हैं, ये बड़ा हेल्दी होता है। हमने दूध जलेबी के बारे में सुना है, लेकिन दूध गाजरें मैंने खुद खाई हैं, इसलिए मुझे पता है ये बड़ी हेल्दी चीज़ होती है। तो आज प्रोग्राम में हम जानेंगे कि किस वक्त खानी चाहिए,
क्या इसका इनटेक करने का सही वक्त है? क्योंकि हमारी फैमिली में तो अक्सर ये बात की जाती है कि जी रात के वक्त गाजर नहीं खानी, आपको जो है वो पेट में दर्द हो सकता है, या इस तरह के आपके कुछ स्टमक के मसाइल हो सकते हैं। तो बेस्ट टाइम क्या है गाजर खाने का और किस फॉर्म में खानी चाहिए, ये आज हम जानेंगे हकीम साहब से। इसके अलावा बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं, बहुत सारे मौज़ूआत हैं जिन पर हमने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान की मईशत की। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी जायज़ा मुज़ाकरात का आगाज़ हो गया है। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने प्रोग्राम मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा दी है। शकील अहमद की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। IMF से 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। मेहमान टीम की वज़ीर ख़जाना से अहम मुलाकात। इसहाक डार ने माशी इस्लाहात समेत तमाम वादे बतदरीज पूरे करने और जायजा मुज़ाकरात में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। IMF मिशन के सरबराह ने पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का अज़्म जाहिर किया। सरकारी इलामिया के मुताबिक मिशन चीफ नेथन पोर्टर ने उम्मीद जाहिर की कि पाकिस्तान जायजे की तकमील के लिए शराइत पर पूरा उतरेगा, इस्लाहात के लिए पेशरफ जारी रखेगा और प्रोग्राम मुकर्ररा वक्त में मौसर तौर पर मुकम्मल होगा। वजीर खजाना इसहाक डार ने वफ्द को बताया कि गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे खत्म करने के लिए कमेटी बना दी। तवानाई शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। माजी की तरह मौजूदा प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। IMF मिशन ने पहले रोज गवर्नर स्टेट बैंक और FPR हुकाम से भी मुलाकातें की। वजीर मुमलिकत खजाना आयशा गौस पाशा की जेर क़यादत पाकिस्तानी टीम और IMF के दरमियान आज से तकनीकी मुज़ाकरात शुरू हो गए, जो जुमे तक जारी रहेंगे। फिर 9 फरवरी तक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे, जिनमें वजीर खजाना इसहाक डार शिरकत करेंगे। अच्छा जी, अब ज़रा एक अच्छी खबर हम आपको देते हैं। कल हमने देखा कि 25 रोज़ के बाद रुपए की बेकदरी का सिलसिला रुक गया। डॉलर पौने 2 रुपये सस्ता होकर 67 रुपये 79 पैसे पर आ गया है। सोना भी 9,000 रुपये फी तोला सस्ता हो गया है। सैयद रिजवान आलम रिपोर्ट कर रहे हैं। जनवरी में किसी एक माह में रुपए की कदर गिरने का 42 साला रिकॉर्ड टूट गया। रुपए की कदर में 1980 के बाद मालियत के एतबार से सबसे बड़ी यानी 41.5 रुपए की कमी रिकॉर्ड की गई। यकम जनवरी को 226 रुपए 50 पैसे में फरोख्त होने वाला डॉलर 31 जनवरी को 267 रुपए 89 पैसे की बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंचा। 25 रोज से मुसलसल गिरती रुपए की कदर में मंगल को इंटरबैंक मार्केट में पहली बार बेहतरी देखने में आई। इंटरबैंक में डॉलर पौने 2 रुपए सस्ता होकर 267 रुपए 89 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन करेंसी मार्केट में डॉलर 275 रुपए की सतह पर बरकरार रहा। इधर मंगल को किसी एक दिन में सोने की कीमत में सबसे बड़ी कमी का रिकॉर्ड बन गया। 24 कैरेट फी तोला सोना एक दिन में 9,000 रुपए सस्ता होकर 2,01,500 रुपए पर आ गया, जबकि 10 ग्राम सोने के भाव 7,716 रुपए कम होकर 1,72,754 रुपए पर बंद हुए। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंगल को नुमाया तेजी देखी गई। 100 इंडेक्स 801 पॉइंट्स बढ़कर 40,673 पॉइंट्स पर बंद हुआ। सैयद रिजवान आलम, समा, कराची। अब आगे बढ़ते हैं। बैनुल-अक़वामी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत से मुताल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी है। पाकिस्तान को दरपेश मुआशी मुश्किलात की निशानदही की गई है। रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट ये कहती है कि IMF का कर्ज पाकिस्तान पर बैनुल-अक़वामी अदायगियों के दबाव को कम करेगा। रुपये की कदर में गिरावट से महंगाई बढ़ने का खदशा जाहिर किया गया है। रिपोर्ट ये भी कह रही है कि महंगाई मरकजी बैंक को शरह सूद बढ़ाने के लिए शह देगी। इससे मरकजी बैंक को शरह सूद मजीद बढ़ाना पड़ सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल मजमूई पैदावार में 3% कमी का खदशा है। रुपए की कदर में गिरावट IMF को मनाने के लिए मददगार साबित होगी। अब ज़रा बात करते हैं उस मसनूआत की जिसने आवाम को बहुत ज़्यादा झटका दिया है और अभी भी दे रहा है। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हमने देखा है कि LPG भी अब महंगी हो गई है। फ़ी किलो कीमत 59 रुपये 60 पैसे इजाफे से 263 रुपये 95 पैसे की हो गई है। और ओगरा ने LPG की कीमत में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। घरेलू सिलेंडर जो है उसकी कीमत में 703 रुपये का इजाफा किया गया। अब हम सबको पता है कि जी सर्दियां हैं, गैस नहीं आ रही, सिलेंडर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। ऐसे में LPG की कीमतों का बढ़ जाना और ऐसे में पेट्रोलियम मसनूआत हमने देखा था कि एकदम से जो है बड़ा 30+ रुपए का जो है वो इजाफा था, जिसने आवाम को बहुत ज़्यादा झटका दिया था। अब इस तमाम सूरत हाल में हमारी जो मईशत है
वो किस तरीके से हम देखेंगे, किस भंवर से निकलेगी जिसमें कीमतें बढ़ाई जाने का जो सिलसिला है वो रुक जाए। माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। मुझे ये बताएं कि ये जो कीमतें बढ़ाने का सिलसिला है, मैं ये नहीं कह रही कि कीमतें कम हो जाएं, आवाम को सस्ती चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं। अब ये तो एक दरीना ख्वाब ही रह गया ना कि हमें चीज़ें सस्ती मिलेंगी, ये कीमतें कम होंगी, और वो जो यकमुश्त 25 रुपये, 30 रुपये, 35 रुपये, 33 रुपये इजाफा हो जाता है, वो उतना ही कम होता नहीं है। कम होता है मैक्सिमम 2 रुपये, 1 रुपये 60 पैसे या सिर्फ 60 पैसे। तो मुझे ये बताइए, जो कीमतें बढ़ाने का सिलसिला है ये कब तक जारी रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपने बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन रखा, आपने बहुत सी चीज़ों को कवर किया, कीमतों को भी, IMF को भी, फिच की रेटिंग को भी, पाकिस्तान के ओवरऑल मसाइल को भी। सो अगर आप इन सब चीज़ों को मुंजमद करें तो आपको पाकिस्तान इकॉनमी की जो पिक्चर है वो बड़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। एक वो इकॉनमी जो कि एक लफ्ज़ है अंग्रेज़ी का, उसको कहते हैं स्टैगफ्लेशन। इसका मतलब ये है कि जो शरह नमू यानी कि इकॉनमी का बढ़ना है वो कम हो रहा है और जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रही है। आई थिंक दिस इज द वर्स्ट काइंड ऑफ सिनेरियो जो कि लोगों के लिए है। जब शरह नमू कम होगी तो आपको मालूम है कि नौकरियां कम निकलेंगी। जब शरह नमू कम होगी तो इसका मतलब है एग्रीकल्चर की पैदावार कम हो रही है। जब एग्रीकल्चर की पैदावार कम हो रही है तो चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं। ये है पाकिस्तान की। जी ठीक है डॉक्टर साहब से दोबारा राबता बहाल करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ठीक है, आपने कहा। देखें डॉक्टर साहब, अगर आप हमें दोबारा ज्वाइन कर चुके हैं तो प्लीज़ अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा। जी, आपको आवाज़ आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर आप ये सारी चीज़ें रखें और स्टैगफ्लेशन को देखें तो इसमें कुछ बैरूनी चीज़ें हैं और कुछ अंदरूनी चीज़ें हैं। बैरूनी चीज़ें क्या हैं? तेल की कीमत दुनिया में बढ़ रही है, कमोडिटीज की प्राइस बढ़ रही है, दुनिया में एक कसाद बाजारी है, यानी कि दुनिया की मईशतें जो हैं वो थोड़ी सी सुकड़ रही हैं। पर पाकिस्तान में इसके साथ साथ जो हमारा एक्सटर्नल सेक्टर, जिसको हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं या ये माली खसारे हैं, वो इतना बढ़ गया है कि आपके जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो $3.5 अरब के रह गए। इसकी वजह से आपके रुपए पे प्रेशर आया तो जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन का आंसर है वो और बढ़ गया। फिर फ्लड्स को आप ना भूलिए, उससे खरीफ क्रॉप्स तकरीबन 15% आपकी डिस्टर्ब हुई। आपकी कॉटन भी डिस्टर्ब हुई, वीट भी डिस्टर्ब हुई, राइस भी डिस्टर्ब हुई है। उसकी वजह से एक सप्लाई कंस्ट्रेंट है। इस सारी सूरत हाल में आपको IMF के पास जाना था आज से चंद माह पहले, यानी कि अक्टूबर के एंड में आपने पाकिस्तान का IMF से मुआहदा करना था। 9th रिव्यू को शुरू करना था और नवंबर में कंप्लीट करके दिसंबर में $1.2 अरब लेने थे। ये मैं क्यों कहता हूँ? अगर आप सोचिए कि आपने $1.2 बिलियन ले लिए होते तो ये ज़र मुबादला के ज़खायर खुद ही $5 अरब के करीब होते। आपके रुपए पे शायद इतना प्रेशर ना आता। इसको देखते हुए ये ओवरऑल सूरत हाल है जो इस वक्त इकोनॉमी की। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो है वो ये भी बात की जा रही है कि IMF की कड़ी शराइत में से एक शर्त ये भी है कि डॉलर और पेट्रोल की कीमतें बिल्कुल बैलेंस होंगी, एक ही सतह पर रहेंगी, एक ही कीमतें होंगी। अभी भी कुछ ज़्यादा फ़र्क हमें लगता नहीं है। तो क्या अगर ऐसा हो जाता है तो ये तो पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बहुत ही बुरा डिसीजन है। मतलब हम फिर कहाँ स्टैंड करते हैं? जी, आप सही कह रही हैं। देखें, एक तो ये है कि बैनुल-अक़वामी कीमत को पास करें, ये है एक असूल जो इकोनॉमिस्ट्स दुनिया भर में लोगों को बता रहे हैं। सही है। उससे ये मतलब है कि जो तेल की कीमत आपको पड़ रही है, हम अरब प्लैट्स यूज करते हैं एज अ प्राइस, वो कीमत आप लोगों को पास ऑन करें। पर मसला हमारा ये है कि क्योंकि रुपए की कदर 230 की बजाय आज 270 के करीब है, तो वो जो 10-15% है वो भी पास ऑन करना पड़ रहा है। प्लस इसकी इंपोर्ट स्टेज पे भी टैक्सेस हैं, इसको नहीं भूलना चाहिए। और प्लस PDL 50 रुपए का लग रहा है। जब इस चीज को इकट्ठा करते हैं तो एक ऐसी कीमत पास ऑन हो रही है जो लोगों को तकलीफ दे रही है। मेरा ख्याल है कि IMF से अब ये बात करनी चाहिए और बड़ी इजीली उनको कन्विंस करने की कोशिश करनी चाहिए कि इससे ऊपर का इस पे PDL यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पेट्रोल पे या सेल्स टैक्स लगाना मुल्क के लिए शायद ठीक ना होगा। और ये मैं इसलिए कहता हूं कि इसका पास थ्रू इफेक्ट है लोगों के घरों में और बिजली में भी, और ये बहुत ही नाजुक मरहला है मुल्क के लिए। इन्फ्लेशन ऑलरेडी 25% पे है जिसको बढ़ने का खर्चा है। पर अगर इंटरनेशनल
कीमत में रद्दोबदल होता है वो पास करनी चाहिए। ओके अच्छा डॉक्टर साहब, इंटरेस्ट रेट के बढ़ने की भी बात हो रही है, अगर बैंक्स की तरफ से ये स्टेप ले लिया जाता है तो फिर आप क्या समझते हैं? ये भी आपने बात सही रखी। उसकी वजह यह है कि अगर इन्फ्लेशन 25% है और जो कोर इन्फ्लेशन है, ये देखें हम इसका जायजा लेते हैं कोर इन्फ्लेशन से। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है कि अगर हम एनर्जी और ये बाकी चीजों को निकाल दें तो जो मुल्क की है वो भी चूंकि 16-17% पे है, तो मुझे अफसोस के साथ ही कहना पड़ रहा है कि शायद 1-आधा% हमें इंटरेस्ट रेट पे और बढ़ाना पड़े। अच्छा। उसकी वजह जो है वो वही है कि हम इकोनॉमी को और स्लो करना चाहते हैं ताकि एक आसान लफ्जों में कोई गाड़ी ना खरीदे तो गाड़ी की इंपोर्ट की चीजें ना आए और हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाए और हम अपना करंट अकाउंट संभाल सकें। ये बड़ी आसान लफ्जों में मैं आपको सही। अच्छा डॉक्टर साहब, लास्ट में एक और कमेंट कीजिएगा। हमने देखा कि सोने की कीमत में भी इजाफा हुआ, कमी हुई है और डॉलर की कीमत भी कुछ कमी हो ही गई है, कुछ खुशी हमें मिल गई है। अच्छा, अवाम की आसानी के लिए मैं ये आपसे सवाल पूछ रही हूँ। हमारी अवाम बड़ी मासूम सी है, बड़ी भोली सी है, उन्हें लगता है कि जी डॉलर नीचे आएगा, सोने की कीमत में अगर कमी होगी तो फिर चीज़ें सस्ती होना शुरू हो जाएंगी। एकदम से ऐसा नहीं होता, क्योंकि जाहिर है कि जब डॉलर की कीमत नीचे आती है, जब सोने की कीमत नीचे आती है, तब भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जिनको आपको देखना होता है, मॉनिटर करना होता है। तो जो अवाम की ये सोच है कि अच्छा जी डॉलर नीचे आ रहा है, ये सोने की कीमत कम हो रही है, तो अब जो है महंगाई ख़त्म होने की जानिब है, तो प्लीज़ ज़रा इस पर कमेंट कीजिएगा। आपने बहुत अच्छी बात की। देखिए कल जो रुपए की कदर है उसमें जो बेहतरी आई और जो कल पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने भी बहुत अच्छा रिएक्ट किया, उसकी जो कलीदी वजह है वो IMF के प्रोग्राम की डिस्कशन का आगाज है। लोगों को ये उम्मीद बंध गई है कि हम IMF में वापस चले जाएंगे और मैं बारहा कह रहा हूं कि पाकिस्तान के पास कोई राह फरार नहीं है IMF से। पाकिस्तान के पास देयर इज नो अदर रोड विच गोज एनीवेयर बट टू द IMF। अगर IMF के पैसे आना शुरू हो गए तो आपके पास बहुत से और पैसे आना शुरू हो जाएंगे डॉलर्स में, जिनमें वर्ल्ड बैंक के पैसे, ADB के पैसे, IDB के पैसे, बायलैटरल्स के पैसे, दोस्त ममालिक के पैसे। जब ये सारे डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे तो रुपए की कदर मुस्तहकम होगी, तो आपकी पेट्रोल की कीमत में थोड़ी सी कमी आएगी और सोना चूंकि इंपोर्टेड है उसकी कीमत में भी कमी आएगी और ओवरऑल जो कीमतों के बढ़ने की शरह है, आपने दुरुस्त कहा कीमतें बढ़ेंगी पर बढ़ने की शरह जो है वो ऐसी होगी कि हम घाना या श्रीलंका की तरफ नहीं जाएंगे। ये बेस्ट इजीएस्ट एनालिसिस है और मैं कौम से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कीजिए अपने घर में जैसे आपने कभी नहीं की। आप सोचिए एनर्जी है ही नहीं, पेट्रोल है ही नहीं, गैस है ही नहीं, अब क्या करना है? अब आपने अपनी जिंदगी को दोबारा से उसका तायुन करना है। इसी तरह आप इस भंवर से अगले 6 महीने बचकर निकल सकते हैं जब तक इंटरनेशनली कीमतें बेहतर नहीं होती और पाकिस्तान की मईशत मुस्तहकम नहीं होती। और दूसरी चीज ये कीजिए कि अल्लाह मियां से दुआ कीजिए कि हमें कामयाब करे और हुकूमत को के हाथ जो है वो मजबूत हो और हम IMF प्रोग्राम में जाएं ताकि हम श्रीलंका और घाना की तरफ ना जा सकें। डॉक्टर साहब, आप कह रहे हैं ना कि आपने जो है वो बस ये एज्यूम कर लें कि गैस नहीं है या इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो मतलब मुझे लगता है कि सूरत हाल वाकई यही है। मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे घर में तो गैस भी नहीं आ रही और पिछले दिनों जो हमने देखा था कि जो मुल्क में बिजली का एक बहरान था कि पूरे मुल्क में हर चीज़ ब्लैकआउट हमें नज़र आ रही थी, तो उसी कंडीशन में हम बैठे हुए ज़ूम करने की हमें ज़रूरत ही नहीं, हम तो खुद एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये चीज़ें। बेहद शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर। किसी भी गवर्नमेंट के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि जब भी वो आए तो अपनी मुआशी पॉलिसीज़ के लिए बहुत ज़्यादा सख्त फैसले करे, क्योंकि सख्त फैसले इसलिए ज़रूरी होता है कि जब आप आवाम में जाएं तो आपके पास अपना एक बयानिया हो जिसको आप बेच सकें। कभी कभी हम कहते हैं कि जी फलानी पार्टी का फलाना बयानिया पिट गया है, उसका मतलब ये होता है कि जी जिस बयानी पे इस पार्टी ने वोट लिया था उस पर उसने काम नहीं किया है। जब हम सियासतदानों की बात करें तो एक इंतहाई सीनियर सियासतदान शाहिद हकान अब्बासी ने सीनियर नायब सदर नून लीग के ओहदे से इस्तीफ़ा सदर को भिजवा दिया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शाहिद हकान अब्बासी और सीनियर क़यादत से जल्द मुलाकात का इम्कान, इसी पर बात करेंगे, डिटेल्स लेंगे। नुमाइंदे खुसूसी आसिम नसीर इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आसिम, इट्स वेरी अलार्मिंग कि जी जब बात हो रही थी मरीम नवाज से आपकी प्लेन में तो हमने देखा था कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि शाहिद हकान अब्बासी की पार्टी से मोहब्बत, पार्टी से वाबस्तगी, इस पर कोई शक व शुबा नहीं है और सडन ऐसा फैसला आ जाना नून लीग को एक झटका लगा है। आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये मुस्लिम लीग नून के लिए एक बहुत बड़ा झटका भी है और धचका भी है, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म भी रहे थे शाहिद हकान अब्बासी और नवाज शरीफ की जब नाअहली हुई उसके बाद उन्होंने उन हालात में ना सिर्फ पार्टी के साथ खड़े रहे बल्कि
2018 से भी वो जो एहतसाब अदालत में जो कुछ हुआ नैब के नाम पर, उसमें भी उन्होंने तमाम केसेस का सामना किया। लेकिन इस वक्त जो खबर अभी आ रही है वो शायद खाकान अब्बासी के हवाले से अब ये कंफर्म किया जा रहा है कि उन्होंने पार्टी की सीनियर नायब सदारत के ओहदे को छोड़ दिया है और अपना रिजाइन जो है वो पार्टी के सदर शहबाज शरीफ को भिजवा दिया है। तहम अभी इस हवाले से जब हमने कंफर्म किया कि उनका क्या इस्तीफा मंजूर हो गया है या क्या स्टेटस है, तो उस हवाले से यही इतलात आ रही है कि अभी तक पार्टी ने उनका इस्तीफा तो मंजूर नहीं किया। लेकिन उनका क्योंकि ये अपना डिसीजन है तो अब इस हवाले से उनकी मुशावरत होगी पार्टी के सदर शहबाज शरीफ के साथ और पार्टी की सीनियर क़यादत के साथ। और कभी इम्कान है कि शहबाज शरीफ आइंदा 36 घंटों के दौरान शायद खाकान अब्बासी के साथ मुलाकात करेंगे और पार्टी के मामलात पर जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें सुनेंगे और इस हवाले से भी जो भी मामला होगा वो फिर मीडिया पर बाकायदा तौर पर रिपोर्ट किया जाएगा। लेकिन जो शायद खाकान अब्बासी के करीबी ज़राए हैं वो कंफर्म कर रहे हैं, उनसे मैं भी राब्ता कर रहा था कि इस खबर के हवाले से कि क्या वाकई छोड़ दिया, क्योंकि इससे कबल से ये बातें आ रही थी और इस हवाले से मैंने उनसे मुतअद्दिद बार राब्ता किया तो वो पहले तो डिनाई करते रहे। लेकिन इस वक्त अब उनके करीबी हल्के ये कंफर्म कर रहे हैं कि उन्होंने पार्टी की जो सदारत थी, सीनियर नायब सदारत थी, उसे छोड़ा है। और आने वाले जो दिनों में उनका यही कहना है कि वो पार्टी के साथ ही रहेंगे, पार्टी का लेकिन कोई ओहदा नहीं लेंगे। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि अच्छा आसिम, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, एक तो आप प्लीज अपनी बात भी मुकम्मल कर लीजिएगा, सेकंड मेरा क्वेश्चन भी ले लें। अच्छा, मसला हुआ क्या मरियम नवाज़ के साथ एक कोई वर्किंग रिलेशनशिप वाला माहौल इनका डेवलप नहीं हुआ? क्योंकि हमने अक्सर टॉक शोज़ में ये सुना, रिसेंटली एक अपना इंटरव्यू दे रहे थे टीवी टॉक शो में जिसमें बात कर रहे थे कि कॉन्फ्लिक्ट कोई नहीं है मगर मैं एक प्लेटफॉर्म पे काम नहीं कर सकता। वो काम क्या मरियम नवाज़ के साथ काम ना करने वाली बात थी या पार्टी में मौजूद किसी और शख्सियत से उनके अख्तलाफात है? आपकी तो माशाल्लाह एक्सपर्टीज़ है, आप ग्राउंड पर होते हैं, आपकी मुलाकातें भी होती हैं। मिफ्ता इस्माइल का भी हमने मामला देखा जिस पर मरियम नवाज ने आप ही को इंटरव्यू देते हुए कहा जी नो कमेंट्स, वो कमेंट नहीं करना चाहती उनकी शख्सियत पर। तो क्या लग रहा है यहाँ पर मेन रीजन क्या है? देखिए, यहाँ पे ये आपने बड़ी रेलिवेंट बात की है, क्वेश्चन बड़ा रेलिवेंट है। असल में मामला जो है ना वो सिर्फ शायद खाकान अब्बासी तक नहीं है, ये बात बहुत आगे तक जाएगी। ये तो शायद बारिश के पहले कतरे साबित हुए हैं और अभी मजीद इस्तीफे भी और पार्टी की जो नाराजगी है वो खुल के सामने आएगी। और मुस्लिम लीग नून के अंदर जो एक बड़ा धड़ा जो नाराज हुआ था शायद अब वो खुल के सामने आ जाएगा शायद खाकान अब्बासी के बाद। तो ये जो सारा मामला है इसमें दो तीन चीजें थी। एक तो ये था कि पार्टी के अंदर जो सीनियर क़यादत थी वो दबे लफ्जों में हमसे भी गुफ्तगू करते हुए, मैं हमसे नाम नहीं लेता क्योंकि उन्होंने नाम ना लेने की शर्त पे ये बातें वो करते हैं ऑफ द रिकॉर्ड भी, लेकिन वो बड़ा खुल के इन चीज़ों को कहते थे मुख्तलिफ पार्टी की सीनियर क़यादत कि हम पार्टी के अंदर 30-30, 40-40 साल से हैं, हम पार्टी की शुरू के दिनों से हैं। तो इस वक्त जो पार्टी की हायरार्की है उसमें हमें बिल्कुल भी नहीं लिया जा रहा, फैसलों के अंदर हमें नहीं लिया जाता। और अगर हम कोई राय देते हैं और वो असूली हमारा मौक़िफ़ होता है तो उसे भी सुना तो जाता है, मुकम्मल टाइम दिया जाता है, इज्जत दी जाती है, लेकिन फैसला वही होता है जो कि तय किया होता है। तो उसके ऊपर पार्टी की जो है ना यहाँ पर मुख्तलिफ दो आरा आ रही थी जो कि अब खुल के सामने आना शुरू हो गई हैं। और आने वाले दिनों में शायद मजीद जो लोग हैं वो भी खामोशी से, अगर उनके पास पार्टी होते हैं तो पार्टी ओहदों को साइड पे करेंगे, क्योंकि ये सिर्फ शायद खाकान अब्बासी नहीं है, इसके अलावा भी पार्टी के जो सीनियर तरीन लोग हैं वो इस वक्त खामोश होकर एक साइड पर बैठे हुए हैं। तो अब देखना ये है कि क्या ये सिर्फ खामोश ही रहेंगे, पार्टी के साथ रहेंगे, या ये कोई अपना नया कोई धड़ा बनाएंगे। और अगर कोई नया धड़ा बनाएंगे तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत अलार्मिंग और मैक्सिमम डैमेजिंग होगा। अलार्मिंग तो अभी आ गया है ये, लेकिन बहुत ज्यादा डैमेजिंग होगा। और अगर कोई नया धड़ा बनता है और इलेक्शन के सर पर होते हुए तो ये मुस्लिम लीग नून के लिए आप ये कह सकते हैं कि उनके लिए इलेक्शन मुहिम ना सिर्फ उनकी खराब होगी बल्कि उनके लिए इक़्तिदार में आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल आसिम, ये तो मरियम नवाज के लिए बड़ी चैलेंजिंग सूरत हाल हो जाएगी। आपने बोला ना खामोशी वाले लोगों का आपने जिक्र किया, तो आई थिंक इसमें चौधरी निसार का नाम लेना बड़ा जरूरी है। बेहद शुक्रिया आसिम, आप हमारे साथ मौजूद थे, डिटेल्स आपने दी। स्मॉग की सूरत हाल है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, उसमें कमी होती है और लोगों के लिए बड़ी आसानियाँ होती हैं ट्रैवल करने में, क्योंकि आपको पता है कि लाहौर में अगर स्मोग हो, फॉग हो तो आप जो है बेहतर तरीके से ट्रैवल भी नहीं कर सकते और मना कर दिया जाता है जी घरों से बाहर ना निकलें। सरदार सरफराज साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब, सबसे पहले मैं कराची की बात आपसे करना चाह रही थी कि कराची में क्या सूरत हाल आगे आने वाले दिनों में बन रही है मौसम की? क्या ठंड मजीद बढ़ेगी? मुझे तो लग रहा है कि सर्दी की शिद्दत में अब कमी होना शुरू हो गई है।
सरदार साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आपकी आवाज सही नहीं आ रही, लेकिन इतना समझाऊं कि कराची के मौसम के बारे में आप पूछ रहे हैं तो जी। अभी रात की सर्दी है थोड़ी बहुत, अगले 2-3 दिन, और बिलखुसूस 3 या 4 फरवरी के बाद उसमें भी कमी आ जाएगी नुमाया। यानी रात के टेम्परेचर भी 14 से 16 की रेंज में चला जाएगा, और दिन तो ऑलरेडी दिन में तो सर्दी रही नहीं अब। अलबत्ता आज थोड़ी बहुत हवाएं चलेंगी दिन में, तो उससे कुछ एक तरह से चूंकि मौसम खुश्क है तो खुनकी महसूस होगी। अदरवाइज दिन के टेम्परेचर तो अब 26 से 28 की रेंज में पहुंच चुके हैं, और इसमें ग्रेजुअली अब 5 या 6 फरवरी के बाद और भी इजाफा हो सकता है। ठीक और है। रात के भी 14 से 16 की रेंज में 3 फरवरी के बाद, आज और कल यानी 12 से 14 और फिर 3 के बाद 14 से 16 इस रेंज में रहेंगे। सही है। तो अब ग्रेजुअली सर्दी कम होती जा रही है। अलबत्ता जो बलूचिस्तान के शुमाली इलाके हैं और मुल्क के जो शुमाली इलाके, गिलगित बल्तिस्तान और इस्लामाबाद से ऊपर के केपी के इलाके, उधर है अभी सर्दी बदस्तूर। अगले 8 से 10 दिन मौसम खुश्क रहेगा, कोई बारिश कहीं कोई खास इम्कान नहीं है बारिश का और बर्फबारी का भी। अच्छा। और सरदार साहब, अगर मैं पंजाब की बात करूं, वहाँ पे तो हमने देखा कि बारिशें भी हुई हैं, बल्कि एक दूसरा बारिशों का स्पेल शुरू हो गया है, तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी देखिए, जो स्पेल चल रहा था ना वो तो खत्म हो गया है। यानी गुज़श्ता कल से कोई खास बारिश नहीं हुई है। बिल्कुल इंतहाई शुमाली इलाके हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान के और कश्मीर के कुछ इलाकों में हल्की, चंद एक इलाकों में हल्की हल्की बारिश रिपोर्ट हुई है आज। अच्छा। यानी कल जो आज रिपोर्ट हुई है, तो उसके बाद अब अगले हफ्ता 10 दिन तक मौसम खुश्क है। अच्छा। अच्छी जी। सही। तो मुझे सरदार साहब ये बताएं कि अगर स्पेशली नॉर्दर्न एरियाज के लिए जो लोग प्लान करें कि जी अच्छा अब थोड़ी सी ठंड कम होगी, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है कि अभी प्लानिंग रोक दें, क्योंकि अभी तो वहाँ पे बर्फबारी का सिलसिला जारी है? नहीं, मैंने बताया ना आपको कि बर्फबारी का सिलसिला कल तक था, अब आज से खत्म हो गया। तो आगे आने वाले दिनों में हो सकती है? अगले हफ्ता 10 दिन तक को खास नहीं है। अच्छा, खास नहीं है। ठीक है सरदार साहब, के बाद फिर इम्कान होगा। जी ठीक है सरदार साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। जैसे कि बात हो रही है ना जब बर्फबारी की या बारिशों की, तो हमेशा बर्फबारी का भी स्पेल उसी तरह से हिट करता है किसी भी इलाके को जिस तरह बारिशों का स्पेल हिट करता है। कि हम कहते हैं जी बारिशों का पहला स्पेल है, दूसरा स्पेल है, इसी तरह बर्फबारी के भी स्पेल्स होते हैं जो कि अभी जारी हैं। और ये भी कहा जाता है जी कि आफ्टर 15 फेब जो बर्फबारी होगी वो रिकॉर्ड बर्फबारी होगी पाकिस्तान में। इससे पहले की बर्फबारी हमने नहीं देखी। तो ज़रा आगे बढ़ते हैं, और जब ठंड होती है तो फिर जो सर्दी की सौगातें होती हैं, उनकी जो स्टॉल्स होते हैं वो देखते हैं हम कि बड़ी तादाद में सड़कों पे नज़र आ रहे होते हैं। सूप की मैं बात करती हूँ स्पेशली, क्योंकि सर्दियों में हर एक की जो फेवरेट चीज़ होती है ना खाने में, वो होता है जी सूप। कि सूप अगर आपके लंच या डिनर में शामिल है तो वो बहुत पसंद किया जाता है। स्पेशली कोयटा के जो शहरी हैं उन्होंने स्टॉल्स का रुख कर लिया है, किन स्टॉल्स का, जहाँ पर सूप लगे हुए हैं। नूरुल आरफीन रिपोर्ट करेंगे। साइबेरिया की हवाएं चलीं और कोयटा शदीद सर्दी की लपेट में आ गया। ठंडी हवाओं से बचाव और तवानाई बहाल करने के नुस्खे भी सामने आ गए। कहीं सजे खुश्क मेवे तो कहीं कॉफी शॉप, गर्मा गर्म चाइनीज सूप और मुर्ग की यखनी जो जगह जगह दस्तयाब है। कोयटे में हद से ज्यादा सर्दी बढ़ गई, इसलिए हम लोग यहाँ पे आते ही यखनी सूप, गर्म चीजों की इस्तेमाल करते हैं ताकि हम लोग सर्दी से बचें। दुकानदार और स्टॉल मालिकान कहते हैं जैसे ही ठंडी हवाएं चलती हैं कारोबार गर्म हो जाता है। शदीद सर्दी हो जाए या बर्फबारी हो जाए या थोड़ा बारिश हो जाए, कुछ इधरी एंजॉय करते हैं और अपने इधरी भी पीते हैं और फैमिली के लिए भी ले जाते हैं। शहरी कहते हैं यखनी और चिकन कान सूप से सर्दी का तोड़ भी हो जाता है और साथ साथ नज़ला, जुकाम, खांसी और दीगर बीमारियों का इलाज भी हो जाता है। कैमरामैन जफर बलोच और शहजाद अनवर के साथ नूरुल आरफीन, समा, कोयटा। आगे बढ़ते हैं जी। वर्जिश के साथ योगा भी इंसानी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है, इंतहाई मुफीद है, जिसमें हर बीमारी का इलाज पाया जाता है। लाहौर की अगर स्पेशली बात हो, अच्छा लाहौर में ये चीज़ इसलिए ज़्यादा इन हमें नज़र आती है, पार्क्स बहुत ज़्यादा है लाहौर में, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। सुबह के वक्त लोग बहुत ज़्यादा प्रेफर करते हैं जिलानी पार्क हो जाए या डिफरेंट पार्क्स हो जाए, बड़े बड़े जो पार्क्स हैं लाहौर के, जल्लो हो जाए, जिलानी हो जाए, वहाँ पर जाना और फिर वर्जिश करना, योगा करना। तो लाहौर में सूरज तुलू होते ही योगा के लिए शहरियों की बड़ी तादाद पार्क्स का रुख करती है। आयशा ताकि रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सूरज जब धरती पर अपना पहला कदम जमाता है, रात का अंधेरा फिर रोशनी में खो जाता है, तो शुरू होती है कुछ मखसूस लोगों की मश्क, जिसे योगा कहा जाता है।
कहीं अपनी सांस को अपने अंदर महसूस करना, तो कहीं हाथों की थेरेपी। लॉफ्टर थेरेपी टेंशन्स का मुकम्मल खात्मा कर देती है। आप अपने डिप्रेशन जैसी और साइकेट्री की बड़े बड़े मराज से आप जो है बड़ी तेज़ी से वापस आ सकते हैं, जो कि मेडिसिन आपको नहीं ला सकती, लेकिन योगा अल्लाह की रहमत से, चूँकि इसका प्रोफाउंड इफेक्ट है आपके नर्वस सिस्टम पे। 62 साला मोहम्मद इसरार योगा में डांस करके जिद्दत लाए हैं। कहते हैं दिल का मरीज हूँ मगर योगा ने तंदुरुस्त कर दिया। ना तो मुझे कोलेस्ट्रॉल है, ना मुझे कोई शुगर है, ना मुझे ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल योगा के जरिए मैं बहुत अच्छा हूँ। 88 साला शेख एजाज और इनके दोस्त योगा के बाद खुद का एनर्जी लेवल 30 साल के जवान जैसा महसूस करते हैं। स्ट्रेस बिल्कुल नहीं महसूस करता, सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता है। डॉक्टर साहब से आके मशवरा किया, इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सरसाइज शुरू कराई और आज मैंने अपनी मेडिसिन टोटल छोड़ दी हुई है। योगा बीमारी की कैफियत राहत में तब्दील करने के साथ साथ डिप्रेशन को दूर कर देता है। रोज़ाना 20 से 25 मिनट आप भी अपनी सेहत के लिए ज़रूर निकालें। यकीनन सेहतमंद जिस्म और सहन इनफरादी और इज्तिमाई तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकता है। कैमरामैन साद नवीद के साथ आयशा आता, समा, लाहौर। अच्छा जी, रिपोर्ट तो हमने आयशा की आपको दिखा दी। अब डॉक्टर इफ्तिखार अहमद इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर स्टूडियो से। उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि कितना ज़रूरी है योगा करना, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं सिर्फ एक्सरसाइज आप कर लें तो आप फिट रहेंगे, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं तो योगा ही करती हूँ, एक्सरसाइज मुझसे होती नहीं है। तो योगा अगर आप कर लेते हैं तो आप एक्सरसाइज से बच जाते हैं, ये दोनों ज़रूरी हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्लीज़ आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब प्लीज़ ज़रा बताएं योगा कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और दिन में किस टाइम पे, ये कौन सा ऐसा टाइम है योगा करने का बेस्ट? ये सवाल जो सबसे पहले अक्सर किया जाता है मेरे अलावा भी योगा के दीगर इंस्ट्रक्टर से कि इसका टाइम का सबसे अच्छा है, तो सबसे अच्छा टाइम वही होता है जिसमें आप नमाज फजर अदा करने के बाद आप बहुत ज़्यादा फ्रेश होते हैं। कोई आपके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता, कोई प्रेशर नहीं होता, कहीं फौरी तौर पे आपने निकलना नहीं होता। और सबसे अहम चीज़ ये है कि 24 घंटों में जितनी ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीजन जो है वो फजर की नमाज के बाद होती है, इतनी आपको सारा दिन या 24 घंटों में नहीं मिलती। तो दी बेस्ट है कि फजर की नमाज पढ़ने के बाद आप पार्क का रुख करें। अदरवाइज इसको आप घर पे भी कर सकते हैं, इसके लिए कोई ख़ास टाइम का तयन नहीं। आप इवन रात को भी सोते से पहले कर सकते हैं, स्पेशली वो लोग जिनको नींद जल्दी नहीं आती या डिस्टर्ब होती है, बार बार आँख खुलती है, तो वो एक बेहतरीन नींद के लिए, मीठे सुहाने सपनों में जाने के लिए वो योगा का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक और चीज़ समझाएं कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं जी कि आप अगर एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप योगा ना करें, अगर आप योगा कर रहे हैं तो, और अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और योगा करते हैं तो दोनों आपकी बॉडी के लिए बड़े अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन इसके लिए एक वक्त निकालना बड़ा ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा जी योगा का बेहतरीन टाइम है सुबह के वक्त, और एक्सरसाइज आप दिन में किसी भी टाइम पे कर लें, तो आपको किस चीज़ को प्रेफर करना चाहिए, योगा या एक्सरसाइज? देखें, दुनिया में जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं ये सारी योगा से ही लोगों ने मॉडिफाई करके निकाली है। अच्छा। योगा में मोर देन 70,000 पोस्चर्स जो हैं ये एक्सरसाइजेस मौजूद हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि लोग जब हम योगा कर रहे होते हैं तो जो गुजरने वाले लोग हैं जिनको योगा से आगाही नहीं, वो ये समझते हैं कि ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। अच्छा। एक्सरसाइज में और योगा में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अच्छा। इसकी वजह ये है कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे होते हैं तो रैंडमली आपको इनहेल एक्सेल पे आप खुसूसी तौर पे तवज्जो नहीं दे रहे होते, जबकि जब आप योगा कर रहे होते हैं तो आप अपनी ब्रीदिंग को साथ शामिल करते हैं। तो जितने भी पोस्चर जिसमें आप विद द ग्रेविटी डाउन जा रहे होते हैं उसमें हमने एक्सेल करना होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना होता है। और जितने भी जब हम अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होते हैं, लाइक जैसे ज़मीन से बैठ के उठ रहे हैं ऊपर, तो उसमें हम इनहेल करके उठते हैं। उससे ये होता है कि आपके ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है आपके उन मसल्स और जॉइंट की तरफ जो कि आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट यूज होने लगे हैं। इससे ये होता है कि आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपके पॉजिटिव हार्मोन्स जो हैं वो आपके साथ ज़्यादा बेहतर तरीके से अवेलेबिलिटी लेके आते हैं और आपको जो है वो इंस्टेंटली एंडोर्फिन्स रिलीज करने में मदद देते हैं। आपके साथ ही एसिटाइलकोलिन
डोपामिन, सेरोटोनिन जैसे पॉजिटिव हार्मोन्स को आप साथ शामिल कर लेते हैं। जबकि आप अगर एक्सरसाइज करते हैं तो लाइक अगर आप फर्ज करें जिम में चले गए हैं और आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं या ऐसी कुछ स्ट्रेनस एक्सरसाइज कर रहे हैं तो ये एक स्ट्रेस बन जाती है। उसकी वजह ये है कि इसमें जैसे लाइक आप वेट लिफ्टिंग में बहुत ज्यादा आप वेट उठा रहे होते हैं, बिल्कुल, तो आपको किसी ने ट्रेन नहीं किया होता कि अगर आप वही लिफ्टिंग के वक्त आप इनहेल एक्सहेल के कॉन्सेप्ट को समझ के करें तो आपके मसल कहीं ज्यादा बेहतर तरीके से स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी का फ्लो आपके साथ शामिल हो जाएगा। जी। और आप स्ट्रेस से निकल जाएंगे कि ये इतना हैवी वेट मैंने उठाना है। तो आप जो उससे पहले नर्वस हो जाते हैं कि जैसे बहुत सारे लोग आपको सारी दुनिया से देख रहे हैं, कंपटीशन हो रहा है, तो इसमें बहुत से लोग नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार भी हो सकते हैं या हो जाते हैं, जैसे एग्जाम्स में होते हैं, इंटरव्यूज में होते हैं, कैमरे का सामना करने हुए होते हैं। तो अगर आप इनहेल एक्सहेल करेंगे तो फौरी तौर पे आपके नेगेटिव हार्मोन्स डाउन होंगे और आप बॉडी में एंडोर्फिन की वजह से एक यूफोरिक स्टेज में जाएंगे। आप बहुत अच्छा करेंगे, आप अपने काम को खुशी से करेंगे। सही। इवन दफातर में बैठ के मेल फीमेल्स जो हैं वो अगर थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर आप थोड़ी सी ब्रीदिंग ले लें तो आप सारे स्ट्रेस से आउट हो सकते हैं। इससे आपकी वर्क एफिशिएंसी बहुत बेहतर हो सकती है। तो ये योगा को इसीलिए कहा जाता है कि ये प्रोफाउंड साइंस है कि हम इसमें ब्रीदिंग को ऐड ऑन करते हैं। और वही पोज जो कि हम एक्सरसाइज में या दूसरे शोबा है इलाज में जैसे फिजियोथेरेपी वाले करा ले होते हैं, उनका वो रिजल्ट नहीं मिलता जो कि योगा में ब्रीथ को इन एंड आउट करके मिलता है। उसमें बहुत ज्यादा आपका जो है मसल वो ब्लड की फ्लो लेके और ऑक्सीजन की फ्लो लेके एनर्जी को एक्टिवेट करके साथ आने से रिजल्ट भी बहुत पॉजिटिव हो जाता है। सही, ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो हमें सारी चीजें पता चल गई। होता है डॉक्टर साहब, एक तो अपनी बात मुकम्मल कीजिएगा, दूसरा मेरा सवाल भी ले लीजिएगा। ये तो सारी योगा से मुतालिक हमें चीज़ें पता चल गई, लेकिन इसमें जैसे एक्सरसाइज में आपको अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, आपका इंटेक बड़ा अच्छा हो। इसी तरह से योगा में भी यही होता होगा कि जी आपकी डाइट, आपका इंटेक बड़ा अच्छा हो, हेल्दी हो, आप जो है जो भी खाएं आप या जो भी पिएं आप, उसकी एक लिमिट हो। तो मैं चाह रही हूँ कि ज़रा डाइट प्लान एक मखसूस बनाना पड़ता है जब आप योगा कर रहे होते हैं। क्या होता है इसमें डाइट का सारा किरदार? बड़ा अच्छा पॉजिटिव सवाल आपने किया है। देखिए पूरी दुनिया में इस वक्त ये एक मामला चल रहा है कि डिजीजेस बहुत ज्यादा हो गई। हमने अपनी नेचर को छोड़ दिया है और हम डाइट की, आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर दी। बीइंग डॉक्टर मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि हम आजकल डाइट नहीं ले रहे, हम प्रोडक्ट खाना शुरू हो गए हैं। कमर्शियल फोर्सेस जो हैं वो डिसाइड करती हैं कि लोगों ने क्या खाना है। वो मीडिया के जरिए बड़े बड़े फूड चेन्स की इतनी ज्यादा प्रमोशन करते हैं कि जो देखने वाला है उसको होता है कि यार जो मैं खाना खाने लगा हूं उसके साथ कोई कोल्ड ड्रिंक, फिजी ड्रिंक होना चाहिए जिससे मुझे एनर्जी मिलेगी, या एनर्जी ड्रिंक, इससे टेस्ट मेरा बड़ा डेवलप हो जाएगा। ये नहीं देखते कि ये ड्रिंक अंदर जाएगा तो आपने जो खाना लिया है, फर्ज करें वो खासा हॉट है, अभी गर्म गर्म आपने लिया है और आप चाहते हैं कि बड़ा चिल्ड किस्म का ड्रिंक हमारे अंदर जाए, तो जब ये और हमारी चूंकि हमारे मुंह के अंदर और हमारे ट्रैक में, मैदे में हाईली वेस्कुलराइज्ड ये एरिया होता है, यानी ब्लड की वेसल्स बहुत ज्यादा होती है। तो जैसे ही हम खाना शुरू करते हैं तो हमारे जो है ब्लड की फ्लो हमारे मैदे की तरफ, हमारी खुराक की नाली की तरफ बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा। तो ये हिस्सा बहुत गर्म हो जाता है। इसका सिंपल सा ये कि आप बिल्कुल ठंडा सा पानी मुंह में डालें, बहुत चिल्ड, और उसको हल्का सा मुंह में रख के जब आप उसको उंडेलें और अगर आप अपने हाथ पे गिराएं तो वो गर्म हो चुका होगा। विद इन फ्यू सेकंड्स वो गर्म हो चुका होगा। आप इससे अंदाजा लगाएं कि अंदर कितना हॉट किस्म का एनवायरनमेंट होता है। उस पे हम नदानी के बहुत ही फिजी ड्रिंक, बहुत चिल्ड हमें चाहिए, स्लश या कोई ऐसी कोल्ड ड्रिंक चाहिए, वो उस पे जलती पे तेल का काम देता है और एक अंदर जंग लग जाती है। पहले ही हम फूड के बजाय प्रोडक्ट खा रहे हैं और ये ऐसी जंग लग जाती है अंदर के अंदर, जो आपके जरूरी एंजाइम्स आते हैं, जो आपका पेप्सिन है, जैसे आपके लाइपेज हैं, प्रोटेज है, ऐसे एंजाइम्स हैं, उनके ऊपर आप फिजी ड्रिंक डाल के इन्वायरमेंट को इतना ज्यादा मुतासिर कर देते हैं कि आज हर बंदा जो है वो मैदे के प्रॉब्लम के साथ है। ये इंतहाई एफ्लुएंट किस्म का लाइफस्टाइल है जो हमने अपना लिया है। और मैं किसी भी जब कमर्शियल मतलब ग्रोसरी स्टोर में जाता हूँ या किसी ऐसी परचेज वाली जगह पे जाता हूँ तो मेरा माथा यकीन जाने उसमें फर्स्ट पेन ये आती है कि इस बड़ी सी फूड चेन में जहाँ से हम ग्रोसरी करने आए,
99% आई टेल यू हेल्थ हैजर्ड चीजें पड़ी हुई हैं, सब प्रोडक्ट हैं, आपको नेचुरल फूड कहीं मिलेगा ही नहीं। हम जब से नेचर को छोड़ के, नेचुरल फूड को छोड़ के अलग हुए, कोई शख्स ऐसा नहीं है जिसको सेहत के मसाइल ना हो। तो ये हमें देखना पड़ेगा सबसे पहले कि हमें अपनी जो हम खा रहे हैं, अगर तो इसको एक दफा गौर से देखें, जो हम खा रहे हैं अगर तो ये किसी पैकिंग में आया डिब्बे में, तो ये किसी फैक्ट्री से निकल के आया, उस फैक्ट्री में इसमें प्रिजर्वेटिव डाले हैं, आप यकीन जाने 3-3, 4-4 हजार डिफरेंट केमिकल होते हैं जो इसकी शेल्फ लाइफ को तो बढ़ा देते हैं लेकिन आपकी सेहत की शेल्फ लाइफ को बहुत यानी डॉक्टर साहब यहाँ पे ये भी चीज बड़ी जरूरी है कि आप जो भी खा रहे हैं आपको उसमें ये चीज मद्देनजर रखनी है कि कोई ऐसा फूड या कोई ऐसा इंटेक जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल हम रिलाय करते हैं झटपट वाली चीज़ों पर। तो भाई अगर आप योगा करें, आप एक्सरसाइज करें, आप किसी भी फॉर्म में अपनी बॉडी को जो है रिलैक्स करने की कोशिश करें, वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन उसके साथ अपना इंटेक, अपनी डाइट का जो प्लान है उसको बड़ा अच्छा रखें, ये भी बड़ा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अच्छा जी, अभी हमें लेनी एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और भी बातें करेंगे आपके साथ, गाजर के फ़वाइद पे भी अपने बात करेंगे। ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। 1 फरवरी आलमी यौम हिजाब के तौर पर पूरी दुनिया में मनाया जाता है। मुआशरे में हिजाब की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। शक्करगढ़ में तालिबात इस दिन के हवाले से क्या ख्यालात रखती हैं, समा के नुमाइंदे मोहम्मद काशिफ जावेद से जानते हैं। जी काशिफ, बताइएगा। हिजाब को इस्लाम में एक खास मुकाम हासिल है। आज 1 फरवरी दुनिया भर में आलमी यौम हिजाब के तौर पर मनाया जा रहा है। इस वक्त मैं शक्करगढ़ के एक निजी कॉलेज में मौजूद हूँ, जहाँ पे तालबात की जानब से इस दिन को अपने मखसूस अंदाज में मनाया जा रहा है। इस दिन के हवाले से तालबात क्या ख्यालात रखती हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी जानते हैं। हिजाब की वजह से औरत और बच्चियाँ किसी भी मकाम पर एतमाद से बातचीत कर सकती हैं। जैसा कि हर कीमती शय पर्दे में होती है, सीप में मोती, गुलाफ में काबा, इसलिए औरत को भी पर्दे में रहना चाहिए। दुनिया ने तो आज आलम दीन के लिए हिजाब को मनाना शुरू किया है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले भी औरत के लिए हिजाब को ज़रूरी करार दिया था, इसलिए आज हमें अपने हिजाब पर फ़ख्र है। हमारी तालबात जो हमारे पास हसूल तालीम के लिए आती हैं, उन्हें आज का दिन तो मखसूस है हिजाब के लिए, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो भी हिजाब से मुतालिक तालीमात हैं, हमारी बच्चियाँ उसके ऊपर अमल कर सकें। कौन कहता है कि हिजाब की वजह से इज्जत में कमी आती है? ये हिजाब ही तो है जिसकी वजह से इज्जत में इजाफा होता है। आज का दिन बनाने का बुनियादी मकसद ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजाब के बारे में दी गई तालीमात पर अमल किया जाए, ताकि हिजाब के साथ माशरे में एतमाद और बाइज़्ज़त मकाम हासिल किया जा सके। कैमरामैन राजा काज़म अली राजपूत के साथ मोहम्मद काशिफ जावेद, समा न्यूज़, शक्करगढ़। चलें जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं। हमने देखा कि पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ। हमने देखा कि कल के अलावा जो बाकी दिन थे उसमें डॉलर भी बहुत ज़्यादा ऊपर गया, सोना भी महंगा हो रहा था। अब इन सब में मर्द हजरात तो परेशान है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिन्होंने ऑफिस जाना है, आना है, पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाना है, उनके लिए मुश्किल है। लेकिन वो ख़वातीन जिन्हें सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, जिन्हें मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, या जो बहुत ज़्यादा मेकअप ख़रीदने की शौकीन ख़वातीन हैं, उनके लिए बड़ी मुश्किल हो गई है, क्योंकि जो मेकअप का सामान है वो महंगा हो गया है। रेहान अहमद की रिपोर्ट है, वो आपको दिखाते हैं। खूबसूरत नजर आना हर औरत का बुनियादी हक है, मगर अब ऐसा महसूस होता है कि जैसे यह हक ख़वातीन को छिनता हुआ महसूस हो रहा है। इस बारे में समा ने ख़वातीन से बात की तो उन्होंने मेकअप का सामान महंगा होने का शिकवा किया। पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे तो सब चीज़ों पे बढ़ जाते हैं, तो फिर मेकअप भी महंगा हो जाता है। पता नहीं, मेकअप छोड़ना पड़ेगा, यही होगा। फिर हम लोग मस्कारास वगैरह लेते थे, वो यूजुअली हम लोग को 700 और 800 के बिटवीन कॉस्ट करते थे, वो 15-2000 पे चले गए। मतलब आप ब्रांडेड लो, लोकल लो, तो मतलब उस टाइप से वेरी कर रहे होते हैं, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है मेकअप पे। तो महंगाई की मौजूदा लहर ने मेकअप करवाने की शौकीन ख़वातीन के साथ साथ ब्यूटी पार्लर्स को भी मुतासिर किया है। उनका कहना है कि जब मेकअप का सामान मिल ही महंगा रहा है तो सस्ता मेकअप कहां से करें। मेकअप महंगा बहुत हो चुका है, लेकिन कंप्लेन है हमारे पास ये कि काफ़ी महंगा हो चुका है, लेकिन छोड़ नहीं सकते। महंगाई की मौजूदा लहर कहां तक जाती है इसका कोई अंदाज़ा नहीं, मगर ये अंदाज़ा ज़रूर है कि मेकअप का सामान महंगा होने से ख़वातीन के घर का बजट ज़रूर मुतासिर होगा, क्योंकि मेकअप के सामान पे बहरहाल वो कोई समझौता नहीं करेंगी। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे के साथ ही दूसरी तमाम चीज़ों की कीमतों में भी इजाफा होता है, लेकिन ख़वातीन से बात करके अंदाज़ा हुआ कि उनकी शदीद ख्वाहिश है कि महंगाई बढ़े तो बढ़े, लेकिन मेकअप प्रोडक्ट्स कंट्रोल में रहें। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।
चलें जब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ख़ूबसूरती की हमने बात की, थोड़ा सा मुश्किल हो गया मेकअप करना, लेकिन जिन ख़वातीन को शौक़ होता है ना वो कीमतें नहीं देखती हैं हमारी तरह, वो ख़रीद लेती हैं। अच्छा, इसी तरह से बहुत सारी चीज़ों के लोग शौकीन होते हैं। जैसे मेरी फैमिली में जो मेरे मियाँ हैं उन्हें चावल खाने का बड़ा शौक़ है। इसी तरह हर घर में कोई ना कोई शख्स होगा जिनको चावल खाने का शौक़ होता है और वो अपनी बेगम से या उनके घर में जो कुक करने वाले होते हैं उनसे फरमाइश करते हैं डेली बेसिस पर जी कि आज बॉयल्ड राइस बना दें, आज फ़लानी तरह के चावल बना दें। बस चावल किसी भी फॉर्म में मिल जाएंगे, खाना बड़ा ज़रूरी होता है। चावल पाकिस्तान समेत जनूबी एशिया में लोगों की बुनियादी और अहम और सबसे पसंदीदा ग़िज़ा है। चावल ऐसी चीज़ है जिसके बगैर, हमने जैसे कि जिक्र भी किया ना, कुछ लोग तो खाना खाते ही नहीं है, उन्हें या तो डिनर में राइस चाहिए होते हैं या लंच में चाहिए होते हैं, या इवन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें मॉर्निंग में राइस चाहिए होते हैं। वो मॉर्निंग में जो रात का सालन होता है ना उसको चावलों के साथ खा रहे होते हैं। फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं लेकिन इसके नुकसानात भी हैं। कोई कहता है कि इससे वज़न बढ़ जाता है, कोई कहता है जी इससे डिफरेंट डिजीज़ होती हैं जो कि आपकी बॉडी को हिट कर सकती हैं। अब किन बीमारियों का बायस बन सकता है चावल का ज़्यादा इस्तेमाल? माहिर ग़िज़ाइयत अदिया वहाज इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, उन्हें शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अदिया, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आप मुझे बताएं, आपको चावल पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। डेली खाती हैं आप? बहुत शौक से जी, डेली खाती हैं आप? जी, जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जितनी डेली हमारी नीड्स हैं, उस हिसाब से। तो मुझे बताएं कि डेली कितनी नीड है एक ह्यूमन बॉडी की? हाफ कप कुक्ड राइस आप ले सकते हैं, अच्छा, ठीक है, और हाफ टू 1 कप भी जा सकता है। सही और ऐसा नहीं है कि क्योंकि कार्ब्स हैं बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, ऐसा नहीं है कि लोगों को मिलेंगे वाइट राइस खाएंगे या मतलब जो भी राइस अगर हम खाएंगे तो हमारा वेट गेन होगा। जो हमारी नीड्स हैं, हमें ये देखना है कि हमारे जो कार्ब्स हैं वो हमारी हेल्दी नीड्स जो है वो उससे पूरे हों। कुछ लोग होते हैं कि नहीं, हम चावल रोटी नहीं खाते, लेकिन वो डोनट्स और ऐसी चीज़ें जो हैं वो कार्ब्स जो अनहेल्दी है वहाँ से वो चीज़ पूरी करता है। हाँ, सही। अच्छा अदिया, मुझे ये बताएं कि सफ़ेद चावल जो है वो तो हमारी रूटीन का हिस्सा है, मतलब हर घर में आपको सफ़ेद चावल मिलता है। एक बासमती चावल होता है, एक कर्नल के होते हैं चावल, सके जो चावलों की चीज़ें होती हैं, डिफरेंट जिसकी किस्में होती हैं। मुझे बताएं कि ब्राउन राइस का क्या किरदार होता है? अच्छा, कहते हैं जी वेट लॉस कर रहे हैं आप अपना जो इंटेक है वो ब्राउन राइस का करें, मतलब क्या है इसकी कोई डिफरेंस है? वाकई अफादियत होती है या सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है? नहीं, बिल्कुल है इफादियत। देखिए, चावल दोनों एक ही है। ब्राउन राइस जो है, ब्राउन राइस को अगर हम रिफाइन करेंगे, उसको मशीनरी में उसको बाकायदा उसका जो है छिलका उतारा जाता है ब्राउन राइस का, तो वो वाइट राइस की फॉर्म में आ जाता है। तो जब हम उसको खूबसूरती के कहते हैं ना, हर चीज़ जो है वो जो दिखने में खूबसूरत है उसकी अफादियत इतनी, जैसे बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं कि जो मार्केटिंग होती है कि खूबसूरत अच्छी अच्छी चीज़ें डिफरेंट शेप की नगेट्स हो गए या कैसे, लेकिन उनकी अफादियत ज़ीरो होती है। इसी तरह हम अगर लेंगे ब्राउन राइस को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको और फाइन किया जाता है, उसको डिफरेंट मशीनरी से गुजारा जाता है, और जब उसका छिलका उतारा जाता है तो उसके सारे फाइबर्स और जो अहम न्यूट्रिएंट्स है वो ज़ाया हो जाता है। अच्छा, मतलब कुछ कम हो जाते हैं। फाइबर तो देखें ब्राउन राइस में ज़्यादा होता है, वाइट राइस में बिल्कुल कम मिनिमम होता है। जितनी हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो वाइट राइस में फाइबर नहीं मौजूद। अच्छा, तो बाकायदा उसको हसीन और खूबसूरत बनाने के लिए उसको वाइट राइस में कन्वर्ट किया जाता है। जी। और उसकी इफादियत फिर कम हो जाती है। अच्छा दिया, मुझे ये बताएं कि जैसे कि हमने जिक्र भी किया ना कि चावल खाने से जी आपका वेट बढ़ जाता है, तो अगर ये वाकई हकीकत है तो फिर आपको अपना इंटेक क्या अपना पोर्शन कम करना चाहिए, या जिस तरह से आपने बताया है कि इतने ग्राम या इतने कप आप दिन में ले सकते हैं, आपको उसी पर चलना चाहिए? जी बिल्कुल, ऑब्वियसली जो भी आपका वेट गेन के जो भी हमारे जो वजह है जो वेट गेन की हमारी, वो सारी यही है कि हम जो है हमारा पोर्शन साइज जो है वो बढ़ जाता है। अच्छा। हमारी जितनी डेली रिक्वायरमेंट्स होती हैं उससे हम जो है वो बढ़ के वो चीज़ खाना खा रहे होते हैं। अच्छा, मतलब हमारी वो चीज़ ज़्यादा हो रही होती है। जैसे अगर हाफ कप हमारा है कि भाई डेली रिक्वायरमेंट हमने लेना है राइस का, कुक्ड राइस, तो हमने उसी तक महदूद रहना है। अच्छा। ये नहीं कि आप शौक है अगर आप चावल, जैसे आपने मुझसे पूछा मैं चावल शौक से खाती हूँ, ये नहीं कि हम दिन में भी चावल खा रहे हैं, रात में भी चावल खा रहे हैं। उसको बिरयानी की फॉर्म में उसको मतलब बहुत ज़्यादा हफ्ते में 2 बार बिरयानी या
पुलाव, क्योंकि जितनी हमारी मीट की रिक्वायरमेंट है, हम अगर बिरयानी खाते हैं तो वो फिर हम उस पर ज़्यादा आपका इंटेक हो जाता है। अच्छा दी मुझे ये बताएं, हम बिरयानी खाते हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है वेजिटेबल ग्रुप्स की, तो वो बिल्कुल हम जिस वक्त बिरयानी खा रहे होते हैं तो वो सारे ऑल जो 5 फूड ग्रुप्स हैं वो हम नहीं उसमें हम शामिल कर रहे होते हैं, हम चावल पे ही डिपेंड करते हैं। तो ये जो फॉर्म्स है ना इस तरह की, और वो जो चीज़ें हैं वो हमारा वेट गेन करने में अहम रोल अदा करती हैं। अच्छा जैसे मुझे ये बताएं कि डिफरेंट लोग होते हैं जो कि डिफरेंट डिजीज़ में मुब्तला होते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट है, हार्ट से रिलेटेड जिन लोगों को मसले हैं। अच्छा मैंने ये सुना है कि जो शुगर पेशेंट है वो चावल इतना उनका इंटेक नहीं होना चाहिए, बहुत लिमिटेड होना चाहिए। प्लीज़ मुझे बताएगा कि किस तरह, किस कैटेगरी के लोग कितना चावल इंटेक कर सकते हैं, स्पेशली अगर हम शुगर पेशेंट की बात करें जिनको कोई हार्ट से रिलेट मसला है। जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि हेल्दी जो हमारे हेल्दी कार्ब्स हैं वो हमारे इस जो फूड ग्रुप्स में जो हमारे राइस आते हैं उससे मिलते हैं। शुगर पेशेंट्स का ये एक मिथ्स है कि वो राइस नहीं यूज़ कर सकते, वो बिल्कुल राइस खा सकते हैं। अच्छा। हाफ हाँ जी, कुक्ड हाफ कप उनकी भी रिक्वायरमेंट हम उतनी ही है, लेकिन वो भी यही बात आती है कि दिन में एक बार और दोपहर के खाने में, रात के खाने में, क्योंकि इस चीज़ का ख्याल रखा जाए मेटाबॉलिज्म जो है वो हमारा दिन में तेज़ होता है तो वो इजीली डाइजेस्ट होता है। तो शुगर पेशेंट्स आराम से चावल खा सकते हैं। ब्राउन राइस हम रेकमेंड करते हैं। लेकिन फिर मेरे पास पेशेंट्स आते हैं वो कहते हैं कि ब्राउन राइस की प्राइस हाई। लेकिन अगर हम देखें तो हमारा डिफरेंस है, जैसे अगर आपके 1 kg 220 का हमारे पास राइस आ रहा है तो हमारा जो ब्राउन राइस है वो 300 तक का आ जाता है पर kg की मैं बात। अच्छा सही। अच्छा दिया, एक ये भी बड़ा माइंड है जी, पुराना चावल हो या बासमती राइस आप इस्तेमाल कर रहे हैं बिरयानी के लिए, फलाने किस्म का चावल होना चाहिए, तो ये जो पुराने चावल वाला कॉन्सेप्ट है ये क्या मिथ है? वही ना, जैसे जैस्मीन राइस है, पुराना चावल है, और मैंने आपको कहा ना जितना उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है, यानी उसे आप जितना फाइन किया जाता है, जितना उसको थिन किया जाता है, जितना पुराना, ये कॉन्सेप्ट है कि पुराना रखा हुआ चावल उसकी, तो वो बिरयानी या कुछ इस तरह की चीज़ उसके लिए यूज़ होता है बासमती बेसिकली। तो उसमें आपका जो है वो बहुत, क्योंकि खिले खिले चावल चाहिए होते हैं बिरयानी में, पुलाव में, तो जितना उसको आप कम उसको प्रोसेस, जैसे प्रोसेस आपका जो भी फूड है वो आपके लिए अनहेल्थी है, राइट? तो इसी तरह राइस में भी लिया जाता है कि जितना उसको प्रोसेस से गुजारा जाता है उसको मज़ीद उसके हुस्न में इजाफा किया जाता है, तो उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बिल्कुल कम से कम तर होती जाती है। तो यही होता है कि और आप देखें, आपको जो आम वाइट बॉइल्ड राइस है उसमें नहीं कहते कि आप बासमती राइस या कोई ऐसा यूज़ करें। अच्छा, ये आपको रेकमेंड किया जाता है बिरयानी और पुलाव में। अच्छा दी, ये भी कॉन्सेप्ट हमें लोगों का गलत उनको प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए कि लोग समझते हैं कि जी चावल या तो आप बिरयानी या पुलाव में ही खा सकते हैं। चावल और भी बहुत सारे तरीकों से आप इंटेक कर सकते हैं। एग फ्राइड राइस बना सकते हैं, चिकन वेजिटेबल राइस बना सकते हैं, सिर्फ वेजिटेबल राइस बना सकते हैं, मसाला चावल बना सकते हैं आप। आपके पास बेशुमार हेल्दी ऑप्शंस हैं हमारे, जैसे रिक्वायरमेंट हम कॉर्न बहुत हेल्दी है, भुट्टे के दाने, ठीक है, आप उसके साथ ऑलिव ऑयल में राइस बना सकते हैं। जो चने होते हैं, काले चने, काबली चनों का जो पुलाव होता है वो लोग बनाते हैं, उसकी प्रैक्टिस आम है, लेकिन हम काले चनों का पुलाव भी बना सकते हैं। अच्छा। बीन्स जो है हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी हैं। बीन्स की इंटेक हमारे लिए है कि हमें इतना डेली रिक्वायरमेंट है, हमें प्रोटीन्स लेने हैं। तो अगर आप दाल चावल नहीं बना रहे, हम बीन्स के साथ, रेड बीन्स या ब्राउन बीन्स या बीन्स के साथ हम मुख्तलिफ किस्म के उनसे भी चावल बना सकते हैं, लेकिन मिनिमम फैट, ये नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा ऑयल करना है कि ऊपर से शाइन आए, और जिस तरह बिरयानी भी होता है कि ऊपर से शाइन आए खूबसूरत। अब वही चीज़ थोड़ी जिस तरह मैं बनाती हूँ, वेजिटेबल राइस हो गए, मिक्स वेजिटेबल राइस हो गए, हल्के से हल्का फैट, हल्के ऑयल के, कम ऑयल के साथ आप इस तरह की डिफरेंट चावलों की डिशेस बना सकते हैं, बहुत ईजीली बना सकते हैं। सही है, ठीक है अदिया, बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करें। तो आप जो भी खा रहे हैं, अच्छा मैं फिर वो बात करूँगी कि जो भी मुराद, यानी चावल जिस भी फॉर्म में खा रहे, क्वांटिटी आपने मेंटेन रखनी है, एक पोर्शन आपने मेंटेन रखना है।
मेरा जो अपना भाई है ना छोटा, वो सुबह के टाइम दोपहर रात उसको जितनी मर्जी दफ़ा बिरयानी दे दें, भले से 2 दिन पुरानी बिरयानी दे दें, वो खा लेता है। ऐसा नहीं करना आपने। फिर जो आप वेट गेन करते हैं, वो आप कहते हैं जी हमने तो पोर्शन उतना ही लिया था। जब दिन में आप 3 दफ़ा चावल खाएंगे तो वो पोर्शन कहाँ आपका उतना रहेगा। वो 3 दफ़ा का पोर्शन जो है आपकी बॉडी को ज़्यादा हिट करेगा। तो जब भी आप चावलों का इंटेक करें, एक रूटीन बना लें कि अच्छा डेली जो लोग खाने वाले हैं हमने या तो लंच टाइम में ले लेना है या फिर हम लोगों ने अपने डिनर टाइम में जो है चावल ले लेना है। उसका पोर्शन, अगर आपको लग रहा है आप वेट गेन कर रहे हैं तो उसका पोर्शन कम कर दें। और चावलों की सिर्फ बिरयानी नहीं बनती, चावलों का सिर्फ पुलाव नहीं बनता, एग फ्राइड राइस भी बन रहे होते हैं, मसाला चावल भी बन रहे होते हैं, चिकन वेजिटेबल भी बन रहे होते हैं, राइस सिर्फ वेजिटेबल राइस भी होते हैं। इसके अलावा जैसे अदिया बता रही थी कि जी कॉर्न्स डाल के भी आप जो है वो राइस बना सकते हैं। डिफरेंट तरीक़ों से राइस को बना के जो है आप उस तरीके से इंटेक ले सकते हैं आप, ताकि आपकी जो बॉडी की एक नीड है डिफरेंट हेल्दी चीज़ों के हवाले से वो पूरी हो सके और आप जो है वो मोटापे की तरफ भी ना जाए। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। आजकल लड़का और लड़की दोनों शादी के बाद दूसरे मुल्क शिफ्ट होने की ख्वाहिश रखते हैं। अच्छा, ये कोई गलत बात भी नहीं है कि आप सोचते हैं कि जी आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा या आप किसी बाहर के लड़के से शादी कर लें, क्योंकि अमूमन हमने देखा है कि हमारी जो बच्चियां, जो हमारी लड़कियां होती हैं, वो ये ख्वाब देखती हैं कि बाहर के किसी लड़के का रिश्ता आ जाएगा ना, भाई लाइफ सेट हो जाएगी। ऐसा रिश्ता अब देखा जाता है जो कि बच्चियों को बाहर ले जाए, या फिर लड़के वाले ये डिमांड करते हैं कि हमारा बेटा बाहर सेट करवाएं, या फिर वो पढ़ेगा या बाहर जाके जॉब करेगा जी तो आप ही की बेटी के लिए अच्छा होगा। नेशनैलिटी के चक्कर में लोग सिर्फ पैसा देखते हैं या फिर शक्ल सूरत को भी तरजीह दी जाती है, कुछ घर की वैल्यूज़ को भी तरजीह दी जाती है, कुछ रख रखाव को भी तरजीह दी जाती है। अब बहुत सारे सवालात जहन में आते हैं। अब इन सवालात का जवाब जानने के लिए मैच मेकर शाजिया रहमान इस वक्त हमारे स्टूडियोज में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक लड़की ये सोच रखती है कि जी उसका जो रिश्ता है वो किसी बाहर वाले लड़के से हो जाए जो कनाडा, अमेरिका, यूके, दुबई कहीं पर भी जॉब कर रहा है, अच्छा कमा रहा है। क्या उसकी सोच मटीरियलिस्टिक है, क्या वो सेल्फिश है या वो अच्छा सोच रही है? अच्छा, अब ऐसा कम हो गया। अच्छा, ऐसा कम हो गया। अच्छा, लड़कियां ये नहीं सोचती? लड़कियां ऐसा सोचती थी, बट जब उनकी कजिन्स की फ्रेंड्स की शादियां वहाँ हो गई और उनको जाके पता चला कि जी ड्राइविंग भी खुद करनी है, ढोल जो है वो सुहाने, एवरी ग्लिटर इज नॉट गोल्ड, तो उनको पता चला जी कुकिंग भी खुद करनी है, मेड भी नहीं है, जॉब भी ज़रूर करनी है, स्टडीज़ अगर कंप्लीट करनी है तो उसके साथ भी जॉब करनी है, मियाँ के साथ टाइम भी कम स्पेंड करने को मिल रहा है। पाकिस्तान में वेकेशंस पे आने के लिए आपको पूरे साल सेविंग्स करनी पड़ती हैं। तो डिपेंड करता है कि अगर आपका ख़ुद का प्रोफाइल उसको जस्टिफाई करता है कि अगर आप बाहर कहीं पढ़ने के लिए गए हैं या आप बॉर्न एंड ब्रॉट अप वहीं के हैं, तो फिर तो अगर आप कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान आ गए कुछ साल के लिए बट हमें वापस जाना है, तो वो जस्टिफाइड है। वो मटेरियलिस्टिक अप्रोच मुझे नहीं लगती। अच्छा। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि जी मुझे डॉलर्स और वो पाउंड्स और मुझे मतलब वहाँ की एक चमकती दमकती दुनिया में एंटर होना है और मुझे पासपोर्ट चाहिए और मुझे इसलिए शादी करनी है, तो फिर ये मटेरियलिस्टिक अप्रोच है। अच्छा, आजकल मुझे बताएं शाजिया, क्या रुझान है? पेरेंट्स इस चीज़ को प्रेफर करते हैं या खुद डिमांड करते हैं, कहते हैं शाजिया अच्छा देखिए जो रिश्ता दिखाएंगे ना वो बाहर का लड़का होना चाहिए? डिपेंड करता है। कुछ पेरेंट्स ने ऑप्शन जो है ओपन रखा होता है, वो ये कहते हैं कि यहाँ अच्छा लड़का मिले पाकिस्तान में आपको या बाहर मिले जहाँ पे भी हो। कुछ लोग ये कहते हैं सिर्फ और सिर्फ बाहर का, और बाहर में भी सिर्फ कनाडा का। क्यों? क्योंकि हमारे बेटे वहाँ रहते हैं। यूके का क्योंकि हमारे भाई वहाँ पे रहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ईजी होंगी। या लड़की के पास कोई एक रिलेटिव होगा मैटरनल साइड से या पैटर्नल साइड से या कोई भी क्लोज रिलेशन में होगा, तो बिल्कुल ये नहीं होगा कि बच्ची वहाँ पे अकेली है। अच्छा, लड़के वाले अक्सर मैंने देखा है कि मतलब ऐसी मूवीज़ भी अब बनना शुरू हो गई जिसपे ये कहा जाता है जी कि हमारा बेटा बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, हम आपसे जहेज की डिमांड नहीं कर रहे, हाँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि बच्चे की पढ़ाई का खर्चा आप उठा लें, तो भाई वो अगर बच्चा हमारा पढ़ जाएगा तो आप ही की बेटी ऐशो आराम करेगी। ऐसा कोई केस आपने देखा है? ऐसा भी केस देखा है। अच्छा। बिल्कुल देखा है। और इसके ऑपोजिट लड़की वालों की भी ये डिमांड देखी है कि एक लड़की यहाँ से गई दुबई और निकाह की सारी डिटेल्स तय हो गई, सब कुछ हो गया, इवन ड्रेस लेके गई। 3 से 4 साल पुरानी बात है। निकाह से एक दिन पहले जब उनकी आमने सामने बात हुई तो वो लड़की की वहाँ बहुत अच्छा, बहुत वेल सेटल था और बहुत अच्छी वहाँ पे उसकी जॉब थी। लेकिन जब बात हुई तो उसने कहा कि वो जो अपना BBA है वो कंटिन्यू वहाँ पे करेगी क्रेडिट आवर्स लेके दुबई में। तो उसने कहा ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि मैं 2 घंटे की ड्राइव करके उसको ड्रॉप करने जाऊँगा, फिर पिक करने जाऊँगा, फिर यहाँ यूनिवर्सिटी का इतना ख़र्चा है कि मैं नहीं समझता, अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो उस बात पे आप यकीन करें वो शादी निकाह ख़त्म हो गया, वो लड़की वैसे ही वापस आ गई। तो लड़के वालों की तरफ से ये डिमांड तो कम देखने में आती है, मतलब वंस इन अ ब्लू मून आप कह सकते हैं कि ऐसा कोई है कि ख़र्चा आप बर्दाश्त कर लें, क्योंकि अगर वो इतनी अच्छी जगह पढ़ रहा होगा तो वो लड़की वालों के आसरे पे तो पढ़ नहीं रहा होगा, जाहिर है। अब वो उसकी तरफ से हाँ, अगर उनको कोई बहुत वेल टू डू फैमिली मिल जाए और जो बोले कि हमारी बच्ची भी पढ़ रही है, भाई हमें कोई मसला नहीं है, हम दामाद की भी देख लेंगे, या फर्दर स्टडीज़ के लिए वो बोलें कि जी हम चाहते हैं कि एमफिल कर ले या कोई और चीज़ स्पेशलाइजेशन कर ले, तो जब तक ये जॉब नहीं करें हम सपोर्ट कर देंगे। या ऐसा भी होता है लड़कियां जॉब कर रही होती हैं, लड़के कंप्लीट कर रहे होते हैं चीज़ें, तो डिपेंड करता है। अच्छा शाज़िया, अक्सर मैंने देखा है ख़वातीन जो कि सेकंड मैरिज की तरफ जाती हैं वो ये चीज़ें ज़्यादा प्रेफर करती हैं कि यार बस पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तानी मर्द समझ नहीं अब बाहर शादी करनी है। तो वो जो बाहर शादी करनी है, अच्छा ठीक है, एक मैरिज आपकी जो है वो अच्छे तरीके से नहीं चल पाई है, टूट गई, अल्लाह ताला की रज़ा थी, अल्लाह की मर्जी थी, तो उन ख़वातीन को बाहर से आसानी से रिश्ते मिल जाते हैं? बहुत आसानी से मिल जाते हैं। एक तो वजह, या आई एम सॉरी बट ये फैक्ट है कि पाकिस्तानी मर्द की मेंटालिटी और बाहर की मेंटालिटी का बहुत आउट होती है, बहुत डिफरेंस है। यहाँ पे आप डिवोर्स को एक टैबू समझते हैं कि औरत के या बच्चे हैं तो उस औरत से शादी नहीं करेंगे, बाहर के मर्दों के इश्यूज नहीं होते। अच्छा, तो इस वजह से, और दूसरा वहाँ पे वो टिपिकल मेंटालिटी नहीं है ना कि गोरी रंगत और ऐसी रंगत, और अगर मर्द की भी डिवोर्स है तो वो क्या कि मुझे सिर्फ अनमैरिड लड़की चाहिए या बच्चे नहीं हो। तो अमूमी तौर पे अगर देखा जाए तो अगर चाहे लड़की की डिवोर्स अल्लाह ना करे किसी यंग एज में हो गई या 35 में हो गई या 40 में हो गई, वहाँ क्या मर्द, अगर यहाँ के आप 60 साल के आदमी की बात करें तो आप कहेंगे बाबा जी ने क्या करना है, वहाँ पे ऐसा कोई तस्वुर नहीं है। तो वो कहता है कि मुझे फिट, हेल्दी, अच्छी ऐसी बंदी जो मेरे साथ मूव कर सके, एक अच्छी कंपेनियन साबित हो। वहाँ की औरत को प्रेफर इसलिए नहीं करते कि वो वहाँ की औरत भुगत चुके होते हैं। तो दोनों तरफ ये होता है, तो दोनों ने बहुत कुछ सीखा हुआ होता है। और अगर औरत के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो एक मेन फैक्टर ये भी होता है कि फाइनेंशियली स्टेबल होता है वहाँ का मर्द। सही। तो वहाँ कभी कभी औरत के जहन में ये चीज़ भी होती है, इवन जो लोग मेरे पास रिश्ते पे आते हैं, कि खुदा ना खास्ता अगर ये शादी नहीं चली तो वी विल हैव द पासपोर्ट। ओके, सो बैक साइड पे आपके माइंड में ये होता है कि बैक ऑफ द माइंड कि अच्छा अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हुआ तो कोई बात नहीं, व्हाट्स अ बिग डील। तो ये सारे फैक्टर फिर आप कह सकते हैं मटेरियलिस्टिक अप्रोच है ये सारा कुछ, क्योंकि कैलकुलेशन सेकंड मैरिज में देखिए हमेशा से कैलकुलेशंस होती हैं। सेकंड मैरिज में आप कभी भी जंप नहीं करते, क्योंकि पहली शादी का जो खौफ है, जो ट्रॉमा है, उसने आपको बहुत ज़्यादा सर्कमस्पेक्ट कर दिया होता है। आप बहुत मोहतात हो जाते हैं, आप ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं कर रहे होते, और आप बहुत सारी चीज़ें कह रहे होते हैं कि पहली शादी की तरह आप इतने कुछ डिवोटिंग नहीं होंगे, या आप ये नहीं होंगे कि अच्छा जी मैं अगर अर्न कर रही थी तो मैं सारा कुछ मियाँ को या सास को दे दूँगी या बच्चों पे। तो अपने लिए इंसान थोड़ा सा ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता है, मोहतात हो जाता है। ठीक है। अच्छा मुझे बताएं शाज़िया, इस वक्त जो हम आपने फाइनेंशियली बात की ना कि फाइनेंशियली स्टेबल, तो पाकिस्तान में तो जो इस वक्त हालात चल रहे हैं वो मैं कल देख रही थी सोशल मीडिया पे, इतनी मीम सी कि अल्लाह ताला हमें उठाओ यूरोप में फेंक दे, या पाकिस्तान में रहने पासपोर्ट के लिए आपने लाइन नहीं देखी, पाकिस्तान में रहने की भी पैसे नहीं और पाकिस्तान से बाहर जाने की भी पैसे नहीं। तो डॉलर इतना आप देखिए कि कितना महंगा हो गया है पाकिस्तान में, जैसे फाइनेंशियल इश्यूज लोगों के चल रहे हैं, जो हमारी इकोनॉमी का हाल है, तो उसमें तो यकीनन लोग चाहेंगे कि भाई आपको बाहर का अच्छा रिश्ता मिले और आप बाहर जाएं। अच्छा, बाहर के रिश्तों में देखिए एक प्रॉब्लम ये हुआ, कोविड के बाद से बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ भी सीखी कि हमारी बेटी आ नहीं सकी, अल्लाह ना करे, जो भी खुशी गम जो भी प्रॉब्लम्स हुए, 2 साल आप शक्ल देखने को तरस गए। तो और दूसरा ये कि काफ़ी सारी कंट्रीज़ में डिफ़िकल्ट हो गया वीज़ा या PR या जिस बेसिस पे भी आपका स्पाउस जा सके। तो आपको अगेन एक डर लग रहा होता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया बहुत टफ हो गया था तो लोग सुनते ही मना कर देते थे हमें ऑस्ट्रेलिया के लड़के से नहीं करनी या लड़की से नहीं करनी, प्रोसेस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब अवेयरनेस इतनी ज़्यादा आ गई है कि जब भी आप किसी कंट्री की बात कर रहे होते हैं तो वो लोग कहते हैं कि नहीं यहाँ पे नहीं, हमें यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ पे बहुत वेट करना पड़ेगा। अभी आपसे ज़्यादा उनको पता होता है कि अच्छा जी US के वीज़े में इतना टाइम लगेगा। तो अब इतना ज़्यादा कोई रुझान नहीं है कि अब पाकिस्तान के हालात के बाद तो आप मतलब चाहे जो भी है अब क्या चाकीवाड़ा में रहें या कराची में रहें, इट्स सेम।
लेकिन ये है कि अगर इस वक्त लोग ये ज़रूर सोच रहे हैं कि जो आपकी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन, उसके लिए अगर आप जैसे हमेशा से सोचते आए कि हमारा तो टाइम गुजर गया, लाइक अगर हमारी बेटी अभी 18 की है तो 2 साल बाद ये चीज़ें होगी, या जो बच्चियाँ वहाँ स्टडीज़ कर रही हैं उनके जहन में ज़रा से भी था कि वो पाकिस्तान मूव कर जाएंगे, उनके अब मैसेजेस आ गए पेरेंट्स के कि नहीं यूके में ही देखिएगा, दुबई में ही देखिएगा, कनाडा में ही देखिएगा, पाकिस्तान का अब मत सोचिएगा। वैसे भी जो लोग बाहर रहते हैं उनको ये लगता है कि हमारी बच्चियाँ यहाँ की जो भी इंटरनल पॉलिटिक्स है, घरों की या चीज़ें, इनमें कॉप अप नहीं कर सकती। मेंटालिटी में हमारी बच्चियाँ बहुत सीधी होती हैं, और टू सम एक्सटेंट ये सही है। जो पाकिस्तानी माशरे में एक ब्रॉडअप बच्चे होते हैं, इवन आप उनको बात करते हुए भी देखें, और वो जो बाहर के बच्चे आए हुए होते हैं आपके अपने रिलेटिव्स में चीज़ें, तो उनको बाकी दुनिया की हर चीज़ पता होती है, बट ये जो हमारी पाक इंडो उसकी जो पॉलिटिक्स है स्टार प्लस, वो नहीं आती उनको। सही, ठीक है। अच्छा शाजिया, एक सवाल हमारे पास आया थी कि जो बच्चियां बाहर चली जाती हैं, आने के बाद भी उन बच्चियों को जो है अच्छा ससुराल नहीं मिलता, बाहर के लोगों की भी मेंटालिटी होती है कि बस इन्हें मासियाँ बना कर रखना है। इस पर मैं आपसे जवाब ज़रूर लूँगी, लेकिन एक ब्रेक भी लेनी ज़रूरी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप साथ रहिएगा। वेलकम बैक वंस अगेन। जी, हम ब्रेक पर जाने से पहले शाजिया से बात कर रहे थे जी कि बच्चियाँ जो कि ये चाहती हैं कि जी उनकी शादियाँ बाहर हों, उसमें बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखने की भी ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सारी बच्चियों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, शादियां टूट जाती हैं, कुछ बच्चियां तो बेचारी वहाँ पे फंस जाती हैं। शाजिया, मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई केस आपकी नज़र से गुजरा है कि जी शादी हो गई, बच्ची वहाँ पर गई सुहाने सपने लेकर, लेकिन तस्वीर उल्टी नज़र आई, वहाँ पर जो सास है उसकी मेंटालिटी पाकिस्तानी सास के मुकाबले में भी टिपिकल आपको नज़र आ रही है? ये भी होता है, और जिस वक्त लोग बाहर के रिश्ते के लिए अपने बेटे की बात कर रहे होते हैं तो वो वहाँ पे शादियाँ क्यों नहीं करते, उसकी वजह ये होती है कि वहाँ की लड़कियों के लिए तो कोई चार्म नहीं होता यहाँ के पाकिस्तानी प्रोफाइल में जो मिक्स होता है, ठीक है, तो वो तो उनके लिए बिल्कुल घर की मुर्गी दाल बराबर वाली बात है। तो वहाँ की कुछ ख़वातीन की सास मेंटालिटी ये होती है कि जी ऐसी लड़की हो जो जॉब भी करती हो, ऐसी लड़की हो जो घर भी संभाले, हमारे घर का ये माहौल है, मतलब बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं। ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ जो बच्चियाँ जिनकी शादियाँ ख़त्म हो गई हैं, ऐसे कुछ केसेस आए और जो पता चला कि वहाँ पे गए, शादी हुई, इवन रिलेटिव्स भी थे, फ्रॉड नहीं निकला, लेकिन बाइपोलर था, मारते थे। इवन बाहर की कंट्रीज़ में आप सोचें कि मारने पीटने का, जिसमें आप फ़ौरन कॉल कर सकते हैं, वहाँ पे इतना डरा के रखते, पासपोर्ट्स ले लेते हैं बच्चियों के सबसे पहले जाते ही। तो इस तरह के केसेस तो हाँ देखने में आए, ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बाहर के सारे रिश्ते अच्छे हैं या यहाँ के सारे ही लोग बुरे हैं, ऐसा नहीं है। अच्छा शादी, जैसे आपने बात किया कि दबाव में रखा जाता है या पासपोर्ट आपका ले लिया जाता है, रिसेंटली मेरी नज़र से एक खबर गुजरी थी, इंटरनेशनल मीडिया पे खबर ब्रेक हुई थी कि जी बच्ची शादी होकर जाती है और फिर उसको इतना ज़्यादा प्रेशर में रखा जाता है, उसको मारा पीटा जाता है, इस हद तक वो चीज़ पहुंच गई थी कि फिर वहाँ की अदालत से उसको रुजू करना पड़ा। तो इस सिचुएशन में कुछ ख़वातीन तो हिम्मत करके कर लेती हैं, लेकिन कुछ ख़वातीन नहीं कर पाती। घर वाले ये कहते हैं कि बेटा अब चली गई हो, ज़रा ख़ानदान की इज्जत का ख्याल कर लो, और जैसा भी रख रहा ना मियाँ रह लो। उसमें आई थिंक उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, जो कि पीछे पेरेंट्स को या आपके भाई हैं या आपकी जो बैक पे फैमिली, उसको देनी चाहिए। सपोर्ट बिल्कुल देनी चाहिए। कभी कभी ये भी होता है कि आप समझा रहे होते हैं, आप उसको पुश कर रहे होते हैं कि तुम हिम्मत कर लो, कुछ भी नहीं होगा, बट वो बच्ची अंदर से इतना डर चुकी होती है और सहम चुकी होती है। और ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि जब टेलीफोनिक कन्वर्सेशंस होती हैं, वीडियो कॉल्स होती हैं, हस्बैंड और इन लॉज बैठे हुए होते हैं, अब घर वालों को तो नहीं पता कि क्या बात हो रही है, वो सब अच्छे की ही रिपोर्ट देनी पड़ती है। तो घर वालों को चेक तो डेफिनेटली देखें, एक चेक तो शादी से पहले आपको सारी इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए। उसके बाद आपको वहाँ पे, जो मैं अभी आपसे बात कर रही थी कि कोई भाई, कोई बहन, कोई रिलेटिव, कोई ना कोई होना चाहिए जो विजिट करता रहे। ब्लाइंड ट्रस्ट आप बाहर के रिश्तों के सिलसिले में किसी पे भी नहीं कर सकते, भले से आपके अपने ही रिश्तेदार, आपके इवन अपने रिश्तेदार भी हों, अगर आपको लगता है आप क्रॉस चेक ज़रूर रखें कि ये नहीं हो कि अल्लाह ना करे कि जी आपके पास कॉल आ रही हो कि आपकी बेटी को जो है या तो पुलिस लेके चली गई, कोई केस हो गया, वो रोड पे घूम रही थी, परेशान है, और वो उसका अपना मेंटल जो भी हेल्थ है वो इतनी अच्छी नहीं है, फिर वो वहाँ पे ये कहते हैं कि अच्छा जी ये इसके साथ ये प्रॉब्लम था, इस वजह से हमने ऐसा किया, ये कर रही थी या ये वो कर रही थी, एक्सक्यूजेस ढूंढ लेते हैं। तो बट वो डेफिनेटली पता होता है, आप हर दूसरा जब आपकी बच्ची बाहर जा रही हो, यहाँ भी शादी हो रही है, आपको सारी चीज़ें उसको बतानी चाहिए कि ये नहीं कि जाते ही गोल्ड दे दो आप अपना, ये नहीं कि जो अम्मा अब्बा ने पैसे दिए थे वो सारे पैसे उठा के दे दो।
कोई ना कोई चीज़ अपनी, कोई ना कोई सिक्योरिटी अपना बाहर वापस आने का रास्ता रखना चाहिए। अपने डॉक्यूमेंट, कितने ड्रामे दिखाते हैं हमें, कितनी मूवीज़ में दिखाते हैं कि जी पासपोर्ट अपने पास रखिए, अपनी चीज़ें। तो बाहर के रिश्तों में ये सारी चीज़ें होने की ज़रूरत है। सही है। अच्छा शाजिया, एक और चीज़ जो कि देखने में आई है कि ठीक है जी, अच्छा रिश्ते हुए, अब बताया गया जी कि लड़का बाहर कमाता है, बाहर जॉब करता है, बहुत अच्छा कमाता है। हाँ, स्पेशली अगर मैं मिडिल ईस्ट की बात करूँ जी, जो ड्राइवर्स हो गए वहाँ पर, या जो प्लम्बर्स हो गए, या ऐसी जॉब्स कर रहे जॉब्स होते हैं, अब वो बेचारा कमा इतना रहा है कि लमसम अपने घर का ही पूरा कर रहा है। अब जब बीवी आ जाती है, एक और बंदा ऐड हो जाता है, और वो एक ऐसे अपार्टमेंट में रहता है जहाँ वो 10 लोगों के साथ या 5 लोगों के साथ एक अपार्टमेंट शेयर कर रहा होता है। बिल्कुल, एग्जैक्टली। अब बीवी पाकिस्तान में है, फिर आपके 1, 2, 3 बच्चे भी हो गए, फिर मियाँ वहाँ पर है, या तो 4 महीने बाद उसे छुट्टी मिलेगी तो वो आएगा, 6 महीने बाद छुट्टी मिलेगी, या साल भर बाद आपको छुट्टी। जैसे हमने कोविड में देखा कि छुट्टी मिलेगी तो वही तब मियाँ तशरीफ लाएंगे। तो इस तरह के रिलेशनशिप भी ज़्यादा देर नहीं चल पाते। यहाँ पर फिर बीवी की डिमांड होती है कि या तो मुझे तुम वहाँ बुला लो, मैं तुम्हारे माँ बाप के साथ रह सकती, या फिर तुम यहाँ पर आ जाओ। तो ये या तीसरी कंडीशन ये होती है कि खर्चा इतना ज़्यादा दो कि मैं जहाँ मेरा अलग हो या तुम्हारे मेरे अम्मा अब्बा का अलग हो, या ये, क्योंकि अगर हम प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पे बात करें। अच्छा, ऐसा हम जो बात कर रहे हैं कि अगर जॉब्स ऐसी हैं, ऐसा इसके अलावा भी है जिनकी जॉब्स बहुत अच्छी हैं। बहुत सारे लोगों का ये सिलसिला भी होता है कि वहाँ पे भी उन्होंने पासपोर्ट के लिए एक शादी करके रखी हुई होती है। अच्छा। अब वो यहाँ से बीवी तो लेके जा नहीं सकते, लेकिन वो बीवी क्योंकि पहले से शादी की हुई होती है, बच्चे होते हैं, कभी ख़ानदान से होती है, कभी कोई और, इवन लव मैरिजेस भी होती हैं, तो वहाँ जाके वो उसको, वो पेपर मैरिज होती है, कभी पेपर मैरिज नहीं होती तो कोई और होती है, तो वो आ नहीं सकते, या वो दूसरी बीवी को उस तरह से वहाँ पे रख नहीं सकते क्योंकि लीगल नहीं है। तो फिर ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। तो यानी आप बाहर का रिश्ता देख के जितनी आप चाको समझते हैं ना कि आपकी चमकती धमकती ज़िंदगी होगी, एक्टिव ज़िंदगी होगी, ऐसा नहीं होता। उसमें भी बहुत सारे झोल होते हैं जिन्हें देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। बेहद शुक्रिया शाजिया, हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि क्या यूट्यूब पर चैनल बनाकर पैसे कमाना आसान है? क्योंकि आजकल हर कोई यूट्यूबर बना हुआ है, हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है। यूट्यूब पर चैनल मोनेटाइजेशन के नाम पर कैसे फ्रॉड किया जाता है? यूट्यूब कामयाब होने के लिए इसकी साइंस को समझना बेहद ज़रूरी है, और यूट्यूब की नई अपडेट्स क्या है, ये सब शायान सलीम अपनी रिपोर्ट में हमें बता दें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो का टॉपिक कुछ डिफरेंट है। यूट्यूब पर कामयाबी का राज क्या है? क्योंकि हमने देखा है कि बहुत से लोग कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं, मगर वो शिकवा करते हैं कि वो कामयाब नहीं हो रहे हैं, उनकी व्यूज़ हैं जो वीडियोस पर वो नहीं आ रहा है। इसकी क्या वजूहात हैं? और ऐसा भी होता है कि फ्रॉड भी हो जाता है। लोग शॉर्टकट की तलाश में चैनल मोनेटाइज करवाने के लिए पैसे दे देते हैं किसी को, और फिर वो पैसे ज़ाया हो जाते हैं क्योंकि वो रियल वॉच टाइम नहीं होता। इस तरह के फ्रॉड्स और बहुत सी बातें हैं, हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ इस स्टूडियो में हैं टेक यूट्यूबर हैं पाकिस्तान के मशहूर तनवीर असगर। इनसे पूछेंगे कि क्यों लोग फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो YouTube ने एक पॉलिसी रखी है कि आपने 1 साल के अंदर 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटों का वॉच टाइम कंप्लीट करना है। इसके पीछे बेसिकली रीज़न ये है कि जब आप YouTube के ऊपर नए नए आते हैं, आपको काम करना नहीं आता है, कैमरे को फेस करना नहीं आता है, बोलने का तरीका नहीं आता है, तो ये 2 चीज़ें कंप्लीट करते करते आपको एक एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप चीज़ें सीख जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये होता है कि लोग आते हैं मार्केट के अंदर और ये चीज़ें सेल आउट कर रहे होते हैं। तो देखें, मैं मतलब इनको जवाब में यही कहता हूँ कि कामयाबी कभी ख़रीदी नहीं जा सकती है। पैसे देकर अगर ये चीज़ें आप ख़रीदते हैं तो वो चीज़ें आपको जो मिलती हैं सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम, तो वो बेसिकली फ़ेक होता है। वो जो 1000 सब्सक्राइबर्स हैं वो डमी है। मतलब अगर आप उसके बाद वीडियो अपलोड करते हैं तो उन 1000 में से एक बंदा भी ऐसा नहीं है जो आपकी वीडियोस को आकर देखता हो। अब यूट्यूब कहते हैं कि किसी बच्चे को मार दाड़ की वीडियो आप यूट्यूब के ऊपर अपलोड ना करें, खून खराबे की वीडियो अपलोड ना करें, या फिर हमारे यहाँ जो किसी की लीक्ड ऑडियो आ जाती है, लीक्ड वीडियो आ जाती है सियासतदानों की या किसी की भी, तो वो उठाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देते हैं। तो यूट्यूब इन सारी चीज़ों से मना करता है क्योंकि बेसिकली ये सारी आती हैं वायलेशंस के अंदर। तो बेसिकली हमारे यहाँ जो लोग जिनके चैनल मोनेटाइज नहीं होते हैं वो यूट्यूब की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं कर रहे होते हैं। 1000 व्यूज़ जिनके ऊपर एड्स चला है उनके एडवर्टाइज़र कितने पैसे दे रहा है, ये आपका CPM है, ठीक है। और उसके बाद अगर RPM की बात की जाए तो RPM ये होता है कि आपके 1000 व्यूज़ आते हैं, 1000 व्यूज़ के ऊपर आपको यूट्यूब कितने पैसे दे रहा है, अपना शेयर वगैरह सारा कुछ काट पीट के, जो उनका शेयर है मतलब 45% का और 55% वो यूट्यूबर को देता है। तो RPM का मतलब ये है
1000 व्यूज़ के ऊपर आपके कितने डॉलर्स बन रहे हैं, ये आपका आरपीएम है। तो अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो इस वक्त जो आरपीएम चल रहा है वो $1 से नीचे चल रहा है। यूट्यूब में क्या क्या नई अपडेट्स हुई हैं? जिस तरह एक तो सबको पता है कि शॉर्ट्स यूट्यूब ने मोनेटाइज कर दिए हैं फरवरी से शायद। पहले तो ये था 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे, लेकिन अब तीसरी चीज़ ये लेके आया कि अगर आप 4000 घंटे पूरे नहीं कर सकते तो पिछले 90 दिनों के अंदर 10 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स के ऊपर अगर आप गेन करते हैं तो भी आप चैनल मोनेटाइज करवा सकते हैं, अगर आप 4000 घंटे लॉन्ग वीडियोस के ऊपर कंप्लीट नहीं कर सकते। तो ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। तो नाज़रीन, आपने टेक यूट्यूबर हैं तनवीर असगर, इनकी बातें सुनी, किस तरह इन्होंने बताया कि फ्रॉड पाकिस्तान में यूट्यूब पर किस तरह किया जा रहा है। आपको लालच दी जाएगी कि आपके हम इतने सब्सक्राइबर्स इतने दिनों में कर देंगे, 4000 घंटे आपके पूरे हो जाएंगे, आप पैसे देते हैं। तो फ्रॉड से बचें और इस तरह के जो फ्रॉड्स हो रहे हैं उनको भी खातिर में ना लें, मेहनत करें, अच्छे टॉपिक पे वीडियो बनाएं, यूट्यूब के प्रोटोकॉल को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप भी यूट्यूब पर कामयाब हो जाएंगे। इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। चलें जी, ज़रा आगे बढ़ते हैं और गाजर के हवाले से बात करते हैं। सर्दियाँ आती हैं, हर दुकान पर हमें, सब्ज़ी की दुकान पर हमें गाजरें नज़र आती हैं। फिर अम्मा हमें ये कहती नज़र आती हैं, गाजर का जूस पिया करो, हलवे खाया करो, गाजर से बनी बहुत सारी सब्जियाँ हैं, दूध गाजर का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। गाजर एक ऐसी सब्ज़ी है जिससे बहुत से हमें फ़वाइद मिलते हैं, तिब्बी खसूसियात इसमें मौजूद होती हैं। गाजर को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से हमारी सेहत पर अच्छे जो असरात हैं वो मुरतब होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही विटामिन्स, मिनरल्स और ग़िज़ाई फाइबर से भरपूर होती है। इसके अलावा गाजर में एंटीऑक्सीडेंट्स भी मौजूद है वाफिर मकदार में, जिसकी वजह से गाजर में प्रोटीन और फैट नहायत थोड़ा होता है। और हम ये कहते हैं कि अगर आपने डाइट करनी है तो आप गाजर का जो पूरा बॉल है आप खा लें। गाजर के साथ आप डिफरेंट वेजिटेबल्स और भी ऐड कर सकते हैं और इसके अलावा फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। हकीम शाह नज़ीर इस वक्त हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कि गाजर के क्या क्या फ़वाइद हो सकते हैं, किस वक्त गाजर खानी चाहिए, किस वक्त नहीं खानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये बताएं कि गाजर सर्दियों में तो हर जगह आसानी से मिल जाती है और सस्ती भी होती है, तो गाजर जो है इसका कितना आपको पोर्शन दिन में लेना चाहिए, कितना इंटेक करना चाहिए, कितना फ़ायदा होता है आपकी बॉडी से इसका? देखें 1 से 2 गाजर खानी चाहिए और इसके अलावा आप 1 गिलास जूस भी पी सकते हैं इसका। अच्छा। और इसके साथ चुकंदर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। और जो गाजर के बेनिफिट्स हैं वो तो बेशुमार हैं, सर से लेके पाँव तक के काम आता है। ठीक है। ये बालों के लिए भी बहुत बेहतर है, चेहरे के लिए भी बहुत बेहतर है, जिगर के लिए बहुत बेहतर है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स के लिए बेहतर है, आपकी हड्डियों के लिए बेहतर है ये। सही है। और इसके अलावा हाजमे के लिए ये बहुत अच्छा है और ये फुल फ्रॉम प्रोटीन होने की वजह से एक तो हाजमा बेहतर करती है, दूसरा ये है कि आपकी आम जिस्मानी कमजोरी को भी दूर करती है। और तीसरी चीज़ ये है कि छोटी आंत बड़ी आंत के जो मसाइल होते हैं, जैसा उसमें अल्सर हो जाता है या उसके जो गंभीर प्रॉब्लम्स होती हैं, ये उसको भी ठीक करने में मदद देती है, क्योंकि ये अल्सर को ख़त्म करती है ये। और साथ में जिगर को फ़ाल करती है, उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाती है, खून बनाने की सलाहियत पैदा होती है, जिसकी वजह से जो कमज़ोरी हो रही होती है, बाज़ लोगों को बेख्वाबी होती है, नींद सही नहीं आ रही होती है, तो इससे ये है कि रात को अगर आप तकरीबन सोने से 1-2 घंटा पहले आप 1-2 गाजरें खा लें या इसका जूस बना के पी लें तो आपको नींद भी अच्छी आएगी। अच्छा, रात के वक्त में आप गाजर खा सकते हैं? रात के टाइम पे तकरीबन बेड पे जाने से 2 घंटे पहले की बात। 2 घंटे पहले, लाइक अगर आप 10 बजे सोने जा रहे हैं तो आप 8 बजे खा लें आप। बिल्कुल ठीक है। और आप देखें आपको नींद भी बेहतर आएगी इससे, ये डिप्रेशन को भी कम करती है। सही। और दूसरा ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है। अच्छा। सिर्फ जैसे अक्सर लोगों के जैसे प्रोलैक्टिन डिसबैलेंस हो जाता है, FSH डिसबैलेंस हो जाता है, तो जिसकी वजह से ख़वातीन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती हैं, तो उस सूरत में आप गाजर के बीज ले लें, आप इसको साफ़ कर लें और इससे बारीक पाउडर बनाएं। आधी चाय वाली चम्मच, याद रखिएगा, आधी चाय वाली चम्मच सुबह निहार मुँह पानी से लें और ये कंटिन्यू 2 मंथ इस्तेमाल करें और अपने मखसूस आम के दिनों में से रोक दें। 2 महीने यूज़ करें आप, इंशाल्लाह ताला एक तो वेट भी कम होगा, दूसरा ये है कि जो गर्मी की शिद्दत फील हो रही होती है ये उसको भी दूर करती है। गाजर जो है SGBT बढ़ जाता है, तेजाबियत जिगर की बढ़ती है। मैं आपको इस वक्त रोक रही हूँ, मुझे ये बताएं कि गाजर के बीज कहाँ से मिलेंगे? पंसारी की दुकान से आसानी से, उसे कहते हैं गाजर के बीज चाहिए, तुख्मे गाजर मिल जाते हैं। तुख्मे गाजर आप लें और उसको आपने पाउडर बनाना है, आधा चम्मच। सही है। अच्छा ठीक है, तो ये और भी किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं? गाजर के बीज, गाजर के बीज सिर्फ इसी काम में आते हैं, सिर्फ इसी काम में आते हैं। FSH लेवल को बेहतर करती है ये। दूसरा जो गाजर है, चेहरे पे पिगमेंटेशन होती है, दाग धब्बे होते हैं, खड्डे निशान बन, और कलर जो है आपका या तो 2 टोन हो रहा होता है या तो पीला पीला लग रहा होता है, ये दोनों में काम आएगी आपके। अच्छा। आप जी हाँ, आप इसका तरीकाकार ये है कि 1 गाजर 1 चुकंदर दोनों की स्लाइस बना के मिक्स कर लें
और दोनों को मिला के आप चम्मच के साथ खा लें। सुबह निहार पेट खाएं। आप कम से कम 45 दिन इस्तेमाल करें, आपका चेहरा सुर्ख सुर्ख हो जाएगा। गाजर और चुकंदर, आधा आधा ले लें, यानी एक गाजर एक चुकंदर दोनों को काट लें, ठीक है, छिलके उतार के काट लें और मिक्स करके जैसे सैलेड खाते हैं ना, ऐसे ये खा लें सुबह निहार पेट। आप देखिएगा, एक तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, दूसरा ये है कि चेहरे की शादाबी के लिए भी बेहतर है, खून की कमी पूरी होनी शुरू हो जाएगी और एक्टिव भी होना शुरू हो जाएगा। बच्चों को गाजर खिलाना कितना जरूरी है? देखिए बच्चों को ये तकरीबन हर उम्र के लोगों को खाना जरूरी है। हाँ, बच्चे खाते नहीं है ना, इतना मार मार खिलाना पड़ता है। नहीं, आप थोड़ी सी आदत डालेंगे। गाजर तो एक अच्छा जायका है, बच्चे खाते हैं। बॉयल करके बच्चों को दे दें, बॉयल करके देते हैं। बाज़ लोग गाजर का मुरब्बा खाते होते हैं जो दिल दिमाग के लिए बहुत बेहतर होता है। अच्छा, सही है। तो हकीम साहब मुझे ये बताएं कि जब हम गाजर के मुरब्बे की बात करते हैं तो उसका भी इंटेक एक लिमिटेड आपको लेना चाहिए ना? जाहिर बात है, इसका कम से कम जो है वो 20 ग्राम आप खा लें। अच्छा, 20 ग्राम आप खा लें, इतना पीस होता है। और ये दिल और दिमाग दोनों के लिए बहुत बेहतर है। सही है, ठीक है। बाज़ लोगों को घबराहट की शिकायत रहती है ना, धड़कन तेज रहती है, तो ये उसके लिए भी बेहतर है। बाज़ लोगों को भूलने की शिकायत होती है, चीज़ें भूल जाते हैं, काम भूल जाते हैं, उसमें भी आप गाजर का मुरब्बा आप इस्तेमाल हम जरा किचन में भी चलते हैं। हमारे पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं हकीम साहब जो कि चीज़ें भूल जाते हैं, काम करना भूल जाते हैं। हम चाहेंगे कि हम उनको जो है वो ये चीज़ें खिलाएं, गाजर के मुरब्बे खिलाएं। अच्छा जी, आज हमारे पास किचन में भी बहुत कुछ है गाजर के हवाले से बनने वाला है। वो क्या है वो ज़रा आज हम हकीम साहब से जान लेते हैं। तो बताएं ज़रा मुझे हकीम साहब, गाजर किचन में अगर आपके हैं तो आप क्या बना सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए आपने गाजर का पेस्ट ले लें, ठीक है, ठीक है, और उसमें ये अनार के फूल है, ठीक है, ये इसका पाउडर है, ये हमने लिया 1 चाय वाला चम्मच, ठीक है। ये संदल सफ़ेद पाउडर है, संदल की लकड़ी का पाउडर, ठीक है। ये है सफ़ेदा काशगरी, ठीक है। इन तीनों को आप अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसके अंदर हम डालेंगे ये कैमोमाइल, जिसे गुल बाबूना कहा जाता है। गुल बाबूना। गुल बाबूना। अच्छा, इसकी क्या मिकदार हो? ये 1 चाय वाली चम्मच, ये इसका पाउडर है। पाउडर निकाला हुआ है, सही है। ये उनके लिए मैं बना रहा हूँ जिनके चेहरे पे दाग, धब्बे, झाइयाँ, खड्डे, निशान, एक्नी के दाने हों या उसके निशान हो, या ओपन पोर्स हो रहे हों, वाइट हेड ब्लैक हेड्स हो रहे हों, या चेहरे पे धब्बे बन रहे हों ब्लैक से, ऐसे बटरफ्लाई की तरह हो जाते हैं, माथा ब्लैक हो रहा होता है, ये उनको भी क्लियर करेगी। और इसका इस्तेमाल जो है अपने अर्के गुलाब में करना है। ठीक है। ऐसे नरम सा पेस्ट बनाएंगे आप, जैसे आपके लिए मड मास्क होता है ना, लाइक आपने अपने फेस के लिए मास्क बना लिया, फेस की एप्लीकेशन के लिए। इस तरीके से आपने नरम सा मास्क बनाना है, ठीक है, और ये अपने फेस पे अप्लाई कर देना है, पूरे चेहरे पे लगा लें आप। सही है। 15-20 मिनट लगा रहने दें, फिर उसके बाद आप इसे पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। स्क्रब करके आप जो है इसको रिमूव कर लें। या अगर चेहरे पे दाने मौजूद हों तो फिर आप रब नहीं करेंगे, फिर चेहरा धो लेंगे आप। सही है। तो ये एक टाइम रोजाना, ये एक टाइम रोजाना करना है, सिर्फ 20-25 दिन इस्तेमाल करें। आपका कलर देखिएगा, जो 2 टोन चेहरा है वो 1 टोन हो जाएगा, स्किन हमवार हो जाएगी, ओपन पोर्स मिनिमाइज हो जाएंगे, वाइट हेड ब्लैक हेड्स खत्म होंगे, और जो धब्बे बन रहे होते हैं ये सब खत्म हो जाएंगे, कलर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इससे, सफेद गोरे हो जाएंगे आप। अच्छा, ये आगे 2 बॉटल जी बिल्कुल, मैं यही बताने लगा हूँ। देखें, आपने अक्सर देखा होगा लोगों की गर्दन काली हो रही होती है, बॉडी पे ब्लैक निशान बनते हैं, स्क्रिच मार्क्स कहते हैं इसे, और अजीब लुक बन रही होती है, ठीक है। तो ये उसको ठीक करने के लिए स्क्रिच मास्क जो बॉडी पे बन रहे होते हैं, ये उसको खत्म करेगी। ये गाजर के बीजों का ऑयल होता है। अच्छा, ये भी पंसारी की दुकान से बिल्कुल मिल जाता है। ये 30 ml ले लें आप। सही है। और एलोवेरा ऑयल, ठीक है, ये भी, ये आपने लेना है 100 ml। ओके, ठीक है, वो 30 ml लिया और ये एलोवेरा ऑयल 100 ml 100 लिया। इन दोनों को मिला लें, आपकी बॉडी ऑयल तैयार हो गया। ये घुटनों से लेके यहाँ गर्दन तक, नीचे से ऊपर की तरफ मसाज करें, गर्दन पे भी करें, 15 मिनट मसाज करना है, फिर रुक जाना है 15 मिनट और फिर वॉश कर लेना है। सही है। ये एक टाइम रोजाना करना है। ठीक है। आपके इसी प्रोग्राम में लोगों की कॉल आएगी कि बहुत अच्छा था ये। चले, अब जब नेक्स्ट टाइम आएंगे ना हमारे पास हकीम साहब, हम लोगों की कॉल्स लेंगे और उनसे जानेंगे कि उन्होंने पहले ये वाला काम किया, तो आज जरा अपना फीडबैक दें। अच्छा, मुझे लास्ट में एक और चीज़ बताएं जरा हकीम साहब, समझाएं, क्योंकि हमने अक्सर ही सुना है कि जो गाजर का जूस है, जो गाजर से बनी, जैसे आप उसमें चुकंदर ऐड कर लें या सेब ऐड कर लें, तो ये जो
गाजर, सेब, चुकंदर का जूस है, अफादियत वही रहती है, ये सिर्फ गाजर का जूस पी लेना आपके लिए बड़ा जरूरी है? गाजर के अंदर आयरन नहीं होता, ठीक है, तो जो सेब के अंदर आयरन होता है वो इसमें आयरन भी आ जाता है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चुकंदर में आयरन होता है, आप लोग इन तीनों को मिलाकर भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ABC जूस आजकल बहुत सारी जूस वाली शॉप्स पे हमें मिलता है, वो यही होता है। थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। बड़ा ज़रूरी है भाई कि आप जब भी जो चीज़ खाएं आपको पता होना चाहिए कि उसका इंटेक कितना आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है और किस टाइम पे। जैसे हमने गाजर का जिक्र किया ना, हमने कहा जी गाजर बेड टाइम से 2 घंटे पहले आप खा लें। अक्सर लोग ये कहते हैं कि सोते वक्त गाजर खा रहे होते हैं, ऐसा नहीं करना आपने, आपकी बॉडी के लिए हैवी होती है। नहीं बिल्कुल, देखें महक एक चीज़ बताऊं कि कभी भी आप कुछ भी खाएं, खाना खाएं, लेकिन कम से कम बेड पे जाने से 2 घंटा पहले खाएं, क्योंकि आप सारे काम अगर खाते ही जाके सो जाएंगे, एक तो हाइपरटेंशन होगी, दूसरा वेट बढ़ रहा होगा, डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और डिप्रेशन में रहने लग जाते हैं। तो इसलिए आप ज़िंदगी में वॉक किया करें आधा घंटा रोज़ाना। अच्छा। आप देखिए आपको एक तो नींद भी बेहतर आएगी, विटामिन डी भी कुदरती पूरा होने लग जाएगा आपका, और दूसरा आपको टेंशन डिप्रेशन भी नहीं होगी और शुगर होने से भी बच जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच हकीम साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। आज के प्रोग्राम से इतना ही, आपसे मुलाकात करेंगे कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।